साथियों सलाम। तुम्हारे बगैर मैं पूरे का पूरा तूफान होता हूँ, ज्वार भाटा और भूकंप होता हूँ। तुम्हारे बगैर मुझे रोज मिलने आते हैं आइंस्टीन और लेनिन, मेरे साथ बहुत बातें करते हैं जिनमें तुम्हारा बिल्कुल ही जिक्र नहीं होता। मसलन, समय एक ऐसा परिंदा है जो गांव और तहसील के बीच उड़ता रहता है और कभी नहीं थकता। सितारे जुल्फों में गूंथे जाते या जुल्फें सितारों में, एक ही बात है। मसलन, आदमी का एक और नाम मेंशेविक है और आदमी की असलियत हर सांस के बीज को खोजना है। लेकिन हाय हाय, बीच का रास्ता कहीं नहीं होता। साथियों सलाम। पाश, अवतार सिंह संधू पाश की 70वीं जयंती के मौके पर आज हम कि बीच का रास्ता नहीं होता। साथियों, पाश हिंदी के भी उतने ही दुलारे और प्यारे कवि हैं। युवाओं के बीच में खास करके, जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो एक आकर्षण होता है कविता से, वो पाश जैसी कवियों के बदौलत ही होता है, उनके भीतर वो पैदा होता है। मैं इस तरह से शुरू करूंगा कि जो नए साथी हैं, जो आज की पीढ़ी के साथी हैं, वो शायद पास को उतना नहीं जानते हैं या उस तरह से नहीं जान पाए हैं अभी तक। तो उनके लिए, बाकी जो हमारे साथी हैं जो बिल्कुल पढ़ते लिखते हैं और वरिष्ठ साथी हैं, वे तो जानते ही हैं। नए साथियों के लिए मैं बता दूं कि पाश का जन्म 9 सितंबर 1950 को तलवंडी सलेम नाम का जो गांव है जालंधर में, वहां हुआ था। पूरा नाम उनका अवतार सिंह संधू था और पाश के नाम से वो कविताएं लिखा करते थे। 8वें और 9वें दशक में वे पंजाबी के सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे। पहली कविता जो उन्होंने लिखी थी 1967 में छपी थी। 15 साल की आयु थी उस वक्त उनकी। उन्होंने हायर सेकेंडरी की जो शिक्षा हासिल की वो प्राइवेट रूप के बाद उन्होंने प्राइवेट से बीए किया, स्नातक किया, गांव में स्कूल खोला। बाद में उन्होंने सियाड़, हेम ज्योति और हस्तलिखित पत्रिका हाक का संपादन भी किया। 1985 में अमेरिका चले गए और वहाँ NT47 1986 से 88 के बीच का वो दौर था, वो वहाँ पर संपादन किया उन्होंने। और हम सभी जानते हैं कि वो वक्त ऐसा था, वो दौर ऐसा था पंजाब में, जब खालिस्तानी जो उग्रवाद था वो अपने चरम पर था और पाश उनके निशाने पे थे, क्योंकि वे NT47 नाम का जो आंदोलन वो चला रहे थे अमेरिका में, जो वो काम कर रहे थे। और उस प्रचार अभियान में जाहिर तौर पर खालिस्तानी जो धर्म के आधार पर अलग पंजाब या अलग देश की जो मांग थी, उसके खिलाफ उन्होंने ये अभियान चला रखा था। साथियों, पास ने 1978 में उनकी शादी हुई थी और 1980 में उनकी बेटी विंकल का जन्म हुआ था। विंकल से इस बीच ये भी बात मैं बताता चलूं कि हाल ही में विंकल ने द ट्रिब्यून में अपने पिता को याद करते हुए पाश माय फादर नाम से एक आर्टिकल लिखा था, एक आलेख। और जब चमनलाल सर से मेरी बात हो रही तो मैंने कहा कि क्या हिंदी भाषी पाठकों के लिए भी इसे हम छाप सकते हैं या इसका अनुवाद हम कर सकते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक हिंदी के भी पाठकों के बीच तक जाए। तो बहुत खुशी से चमनलाल सर ने हमें ये अनुमति दी थी। और फिर हमने बहुत से कुछ हिंदी के बड़े अखबारों से संपर्क किया इधर कि ये अनुवाद है, आप छापिए 9 सितंबर को। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत सारे अखबारों ने, जो बड़े नाम के अखबार है, उन्होंने इसे छापने से इनकार किया और कई सारे बहाने बताए। लेकिन हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि देशबंधु में आज वो छपी है। ललित सुजन जी ने आज शेयर किया उसको। साथियों, पाश के साथ एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत संयोग है, पाश और भगत सिंह। और पाश भगत सिंह दोनों पंजाब की जमीन से आते हैं। दोनों सितंबर के ही महीने में उनका जन्म हुआ। हम जानते हैं कि 9 सितंबर आज है और 23 सितंबर को भगत सिंह। और आज ही के दिन जो है 23 मार्च को जो है दोनों की शहादत हुई। तो करीबन 57 साल बाद 23 मार्च भगत सिंह की जो शहादत थी, उसके 57 साल बाद ठीक 23 मार्च को ही जो खालिस्तानी चरमपंथी थे, उन्होंने पाश की हत्या कर दी। तो ये केवल विचारों का संयोग नहीं था और केवल ये नहीं था कि इनके बीच में 57 सालों का फर्क है, बल्कि पाश और भगत सिंह के बीच में जो राजनीति
और जो संस्कृति की जो समझ थी, जो लड़ने का जज्बा था, जो आम इंसान के लिए बिल्कुल जो सरमायादारी व्यवस्था है उसके खिलाफ जो वो जो लड़ाई थी, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम समाजवादी लड़ाई कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि बराबरी की जो लड़ाई थी, और जो तानाशाही के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, और तमाम तरह की जो विसंगतियां हैं जिस पूंजीवादी व्यवस्था ने और साम्राज्यवादी व्यवस्था ने इंसानों के ऊपर थोपी है, उसके खिलाफ, तो वो लड़ाई, वो संस्कृति जो जिसको हम कह सकते हैं कि जमीन की संस्कृति होती है, वो उस तरह से उनका भी जुड़ाव रहा, और वो दोनों ही लगभग समान बातें ही उन्होंने कही। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत और बहुत रेखांकित करने वाला उल्लेखनीय जो है संयोग पाश और भगत सिंह के बीच में है। और हम पाश और भगत सिंह को अलग करते हुए कभी याद भी नहीं करते। 23 मार्च आता है तो हम अक्सर पाश और भगत सिंह की जयंती साथ ही मनाते हैं, शहादत दिवस साथ ही मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के जो क्रांतिकारी कवियों में से एक हैं पाश, जो कि सत्ता की आंखों में बेलाग अपनी बातें आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, और आज भी सत्ता उनसे डरती है। अभी हाल ही में 2017 की बात है, जब एनसीईआरटी की किताब में पंथी विद्वान माने जाते हैं, तो उन्होंने पाश की कविता, जो मशहूर कविता है उनकी, सबसे खतरनाक होता है, उसको निकालने की कवायद शुरू की, और ये कहा कि ये जो है वो युवा दिमागों को मैला कर देगी, गंदा कर देगी। हम समझते हैं कि युवा दिमागों को कौन सी कविता और कौन सी बातें खूबसूरत जीवन के लिए तरफ मोड़ती है, गंदा नहीं करती। साथियों, आज हमारे साथ इस बातचीत में महत्वपूर्ण साथी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। आप सभी जानते हैं कि इस खास बातचीत के लिए पाश पर हमने जमालाल सर से आग्रह किया था और उन्होंने स्वीकृति दी। और इसके अलावा हमारे साथ परलेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी जी हैं। विनीत तिवारी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिस तरह से चमनलाल सर भी मोहताज नहीं है। विनीत तिवारी जो है वो परलेस के राष्ट्रीय सचिव है, इप्टा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। इसके अलावा लगातार वो राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर प्रखर रूप से बोलते रहे हैं। बहुत बढ़िया कवि हैं, हालांकि बहुत संकोची हैं और अपनी कविताएं जाहिर नहीं करते। लेकिन साथियों, हम आज एक बार फिर विनीत भैया को सुनेंगे पाश पर। और फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे बीच आज प्रोफेसर चमनलाल सर हैं। चमनलाल सर जिनका जो है पाश के साहित्य और जीवन पर बहुत गहरा अध्ययन रहा है। जितना भगत सिंह के साहित्य और जीवन और पर उनका है काम है, उनके लिए जो दस्तावेजी काम उन्होंने किए हैं वो बेजोड़ हैं। वे जो है हिंदी अनुवाद जो विभाग है जवाहरलाल नेहरू के, वहाँ उस विभाग से वे सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं। वर्तमान में वे भगत सिंह आर्काइव एंड रिसोर्स सेंटर दिल्ली में मानद सलाहकार हैं, और साथ ही पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भाषा संकाय में संकाध्यक्ष भी हैं। तो प्रोफेसर चमनलाल की जो पाश पे किताबें साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पाश बीच का रास्ता नहीं होता, समय ओ समय, समय ओ भाई समय, वर्तमान के रूबरू, संपूर्ण कविताएं पाश की उन्होंने संपादित की। इसके अलावा स्ट्रॉम नेवर नो डिफिट, लहू है कि फिर भी गाता है, पाश च्या निवेदक कविता जो मराठी उन्होंने ट्रांसलेशन किया है अनुपमा उसगारे के साथ में। तो साथियों, इसके अलावा हम चाहते हैं, क्योंकि पाश को चूंकि वो कवि हैं और पाश को बिना गाए, बिना उनको सांगीतिक तरीके से सुने हुए हम ये जो आयोजन है उसको हम पूरा नहीं मानते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हम उनकी कविताओं का ये जो उनकी कविताएं हैं, और खास करके जो उनकी जो मशहूर कविताएं हम लड़ेंगे साथी, उसको हम सुनना भी चाहेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आज हमारे बीच में इप्टा इंदौर के बहुत ही प्रतिभाशाली कवि, गायक, संगीतकार और कंपोजर साथी राजेंद्र नागले जी भी हैं, जो कि हम लड़ेंगे साथी की सांगीतिक प्रस्तुति करेंगे। और इनको जो राज नाम से जाने जाते हैं, उनके प्रिय साथी लोग उनको राज नाम से जानते हैं। वे बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार और गायक हैं। गजलों में उनकी विशेष रुचि, आप उनके फेसबुक पेज पर काफी सारी गजलें आप देख सकते हैं, उन्होंने पोस्ट की है। तो मैं सबसे पहले भाई राजेंद्र जी से ही आग्रह करूंगा कि वे पाश पर अपनी कविता से जो है उसकी प्रस्तुति के साथ भी आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। भाई राजेंद्र जी। धन्यवाद सर, सभी को मेरा सलाम। और आज
पाश के जन्मदिन पर मैं उनकी एक बहुत जो मशहूर और मकबूल कविता है, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, तो इस कविता को मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सभी इप्टा के साथियों को मैं पाश के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ पंकज भाई का, विनीत भाई का, जो यहाँ पर मुझे इस गाने के लिए मौका दिया। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर, यह काम हमारा नहीं बनता है, प्रश्न नाचता है, प्रश्न के कांधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नजरों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे अपनी सजा भूलने के लिए, लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी। तो साथियों, ये पाश की कविता हम लड़ेंगे साथी, जिसका कुछ अंश जो गेय हो सकता था, मैंने थोड़ी कोशिश की उसकी धुन बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा राजन। बहुत शुक्रिया भाई राजन जी, हम लड़ेंगे साथी की बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। और साथियों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर चमन लाल तक आप आएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि जो युवा साथी इस बीच जुड़े हैं हमारे बीच में, हम आज पाश पर बातचीत कर रहे हैं। और युवा साथियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो पाश पहली कविता मैंने आज से लगभग 16-17 साल पहले मैंने पहली बार पढ़ी थी पाश की कविता, और सबसे खतरनाक होता है वो एक छोटा सा संग्रह था
और उसके साथ ही मैं पाश, जिसको बहुत हम साधारण भाषा में कहते हैं फैन हो जाना, तो पाश मुझे बेहद पसंद आ गए थे उसी वक्त से ही। और जाहिर तौर पर पास अपने समकालीन कवियों को भी, जो मैं कहता हूँ कि वो आगाह भी क्या करते थे कि कविता किस तरह से लिखनी चाहिए, चाहे वो अमृता प्रीतम हो और दूसरे भी जो उनके साथी थे, समाज की तरफ देखने के लिए बात कहते थे। साथियों पे बहुत समय न लेते हुए अब मैं सीधे प्रोफेसर चमन लाल जी से आग्रह करूंगा कि वे पाश और उनके काम पर, उनके जीवन पर आज जो ये विशेष आयोजन है उस पर अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर चमन लाल सर। नमस्कार साथियों। मुझे आवाज़ क्योंकि कट कट के आ रही थी, तो मुझे ये आइडिया नहीं है कि मेरी आवाज़ भी आप सबके पास कट कट के पहुंच रही है, श्रोताओं के पास, दर्शकों के पास, या ठीक से आ रही है? साफ आवाज आ रही है। आपकी आवाज साफ है सर। अच्छा, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ साफ है तो कोई बात नहीं, मेरे उसमें कुछ गड़बड़ होगी। एक तो मैं प्रलेस घाटशिला को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज पाश के 17वें जन्मदिन पे जो एक कहना चाहिए कि पूरे राष्ट्रीय स्तर का, हिंदुस्तान के स्तर का एक जो किया है, ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। आजकल हम सब लोग लॉकडाउन में हैं, इसलिए फिजिकल मीटिंग कहीं कर नहीं सकते किसी भी जगह। हालांकि पाश के अपने, जहाँ पे पाश का जन्म हुआ था, जिसका आपने जिक्र किया शेखर जी ने, तलवंडी सलेम, उसका नाम सलेम नहीं, तलवंडी सलेम है। और वो तलवंडी सलेम नकोदर टाउन पास जिला। तो अभी मेरी वहाँ बात हुई थी भाई से, पाश का वहाँ पे अभी हाल परिवार सारा बाहर रहता है, अमेरिका में रहता है, और वहाँ पे पाश के नाम पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, पाश लाइब्रेरी। एक पाश लाइब्रेरी करनाल में भी बनाई गई थी, और जो बहुत ही सक्रिय और बड़े अरसे तक वहाँ पे कार्यक्रम भी होते थे, तमाम चीज़ें होती थी। आजकल उस लाइब्रेरी की स्थिति थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति में है। तो मैंने सच्ची बात ये है कि पाश की हत्या के बाद मैंने आज समझ लीजिए कि 12 और 20 32 साल हो गए। 32 साल हो गए। 23 मार्च 1988 जब उनकी हत्या हुई, शारीरिक रूप से हमसे छीन लिए गए खालिस्तानियों द्वारा, तब से मैंने बहुत से कार्यक्रम हमने उनके जन्मदिन पर किए हैं। मैंने बल्कि कहना चाहिए कि उस वक्त पंजाबी के ही हमारे एक और बड़े प्रसिद्ध कवि अमरजीत चंदन ने ये एक आह्वान किया था कि पाश के जन्मदिन को हम लोग कविता दिवस के रूप में पूरी दुनिया में, पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में, और हालांकि वो लंबे समय तक वो चला नहीं उस तरीके से, लेकिन ये ज़रूर है कि 9 सितंबर को पाश की स्मृति में देशभक्त यादगार हाल जालंधर में बहुत सालों तक पाश मेमोरियल ट्रस्ट बन गया था, पाश मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट बन गया था। तो उसमें पाश के परिवार के लोग भी थे और थोड़े उनके विचारों के साझीदार लोग भी। और उसका सबसे पहला कार्यक्रम 9 सितंबर 89 को, माने एक साल बाद, यह कहना चाहिए कि पाश की हत्या के 6-8 महीने बाद, बहुत ही बड़े स्तर का कार्यक्रम जालंधर में देशभक्त यादगार हाल में हुआ था। और सैकड़ों की तादाद में लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। और हिंदी से उस समय बाबा नागार्जुन वहाँ पे पहुंचे थे, और शहीद भगत सिंह के साथी जयदेव कपूर, जो उन दिनों हरदोई में रहते यूपी में, वो भी पहुंचे थे। और उस समय हमारे पंजाबी के ही अपने बहुत वरिष्ठ लेखक प्रिंसिपल सुजान सिंह वो जीवित थे। और वो भी, ये 3 बुजुर्ग लोग उस समय, आज मैंने कुछ चित्र उनके डाले भी हैं, मैंने फेसबुक पे तो डाले हुए हैं, और थोड़ा सा शायद व्हाट्सएप पे भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको डालने की। तो वो सारे वो कार्यक्रम 4-5 घंटे का पूरा एक रिकॉर्डेड क्रम भी था उस समय। और हिंदी जगत से उस समय
और प्रकाश पहुंचे थे, हमारे बीच नहीं है, उसमें वीरवार तलवार भी पहुंचे थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल भी पहुंचे थे, और तमाम लोग जो है मैंने आंध्र प्रदेश से भी लोग पहुंचे थे, तेलुगु भाषी। तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा जबरदस्त आयोजन हुआ था। तो वो उसमें पाश की स्मृति में एक पुरस्कार भी स्थापित किया गया था, जो बहुत साल तक बहुत सारे पंजाबी के जो वरिष्ठ लेखक थे उनमें बहुत सारे लोगों को वो पुरस्कार मिला, सुरजीत पात्र को, वरयाम संधू को, और बहुत सारे लोककार को, वगैरह वगैरह, संतोष सिंह धीर को। तो वो कार्यक्रम कई साल तक, वो कार्यक्रम लगभग मैंने 4 बार वो किया, मैंने कुछ वर्षों के गैप से। सबसे पहला का 1999 में किया, 89 में, फिर दूसरा कार्यक्रम 93 में। वो भी एक बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश से ज्वालामुखी पहुंचे, तेलुगु के क्रांतिकारी कवि, और हमारे हिंदी से राजेश जोशी उसमें पहुंचे हुए थे, रंजन पहुंचे हुए थे, प्रोफेसर ओपी गरेवाल पहुंचे हुए थे। कहना चाहिए कि एक हिंदी जगत में जो पाश की लोकप्रियता थी, वो इस तरह से स्थापित हुई। मैंने 23 मार्च 1988 को जब पाश की हत्या हुई, तो उसी वक्त हमारी ज्ञान रंजन जी से बात हुई, पहल का संपादन करते थे। 13 माने 79 में तो उन्होंने पहल 13 का अंक निकाला था, स्पेशल इशू, विशेष अंक निकाला था। उसमें पहली बार उन्होंने पाश की 10-12 कविताएं छापी थी। उसमें पंजाबी के कुछ और कवियों की कविताएं भी छापी थी, लेकिन पाश की भी 10-12 कविताएं। तो 79 से ही कहना चाहिए कि हिंदी जगत का परिचय पाश से हो गया था, मैंने ज्ञान रंजन के माध्यम से, पहल के माध्यम से। और उसके बाद से जब 88 में उनकी हत्या हुई, तब ज्ञान रंजन जी ने फिर कहा कि हमें पाश के ऊपर विशेष सामग्री जुटानी है, और वो फिर हमने उनको 25 कविताएं उसमें दी। कुछ लेख इकट्ठे किए, कुछ उन्होंने खुद इकट्ठे किए, और समझ लीजिए कि वो अंक जो है 6 महीने के अंदर अंदर, मेरे ख्याल में 23 मार्च 88 को पाश की हत्या हुई, और मैंने सितंबर तक आते आते उसी 88 वो अंक आ गया था। आप में कई लोगों के पास शायद होगा, मेरे पास भी उसकी प्रति संभाल के रखी है। ये जो मेरे पीछे आप पाश का चित्र देख रहे हैं, ये अमरजीत चंदन का खींचा हुआ चित्र है। इसके ऊपर पाश की कविता भी अंकित है, और इसी चित्र को पहल के फ्रंट पेज पे उन्हें छापा था ज्ञान रंजन जी ने। तो ज्ञान रंजन जी खुद उसमें 93 वाले कार्यक्रम में जब आए, तो मैंने वो पहल वाला जो अंक है वो सबके सामने रखा था। एक से ये हो गया था कि पंजाब का माहौल उन दिनों काफ़ी खतरनाक था, मैंने खालिस्तानियों का आतंक काफ़ी ज़्यादा था उस समय। और पाश चूँकि मैंने अमेरिका जाना, उनका एक कारण यह भी, क्योंकि वो मैंने अमेरिका जा चुके थे कई साल पहले, क्योंकि वो खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर उस वक्त आतंकवाद का बहुत जोर था। मजदूरों को, बिहार यूपी के मजदूरों को पाश में रोपड़ के करीब चला गया था। हमारे पंजाबी के बहुत सारे जो क्रांतिकारी हमारे मित्र थे उनको मार डाला गया था। दीपक धवन और दर्शन कैनेडियन और कितने ही वाम आंदोलन के कार्यकर्ताओं को मार डाला गया था। और उस समय मैंने पाश बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, और हाँक नाम की एक पत्रिका, वो मैंने 1978 के आसपास एक अपने गांव के पास, उनका गांव तलवंडी सलेम है, तो तलवंडी सलेम के पास उग्गी नाम का एक और गांव है। उग्गी गांव में वो मैंने पाश की, तो ये थी, थोड़ा सा आपने उनके जीवन के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं, दोहराव करने से बचने के लिए। तो मैंने पाश का जन्म जैसे 50 में आपने बताया, तो पहली कविता उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में लिख दी थी, 65 में। और उसमें 15 वर्ष की उम्र में ही वो नौजवान भारत सभा में, मैंने जो
सीपीआई का संगठन था, उसमें सक्रिय हो गए थे। और वो जालंधर में देशभक्त यादगार हाल में कामरेड चैन सिंह चैन थे, वो उसी इलाके के थे और उनके भी काफ़ी करीब आ गए थे पास। बहुत छोटी उम्र थी, आप जानते हैं। और 67 में तो जब नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ तो पंजाब नक्सलवादी आंदोलन के प्रभाव में भी आ गए थे। उसमें पंजाब के लगभग बहुत सारे जो लेखक सक्रिय कार्यकर्ता थे, सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे, वो सब के सब पे ऊपर नक्सल आंदोलन का प्रभाव पड़ा। लाल सिंह दिल हों, दर्शन खटकड़ हों, नहलवार भी हों, अमरजीत चंदन हों, व्यायाम संधू हों, अजमेर औलख हों, जो आज बहुत बड़े नाम हैं पंजाबी के, वो सब के सब उसमें उस आंदोलन से प्रभावित हुए। और पाश को मैंने पाश किसी भी उस तरह की पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल नहीं थे, वो सिर्फ सांस्कृतिक मोर्चे पर ही सक्रिय थे, अपनी कविताएं लिखते थे या जो भी कुछ वो लिखना था वो लिखते थे। फिर भी उनको एक झूठे केस में फंसाकर 1969 में, आज जानते हैं अब तो हिंदुस्तान में झूठे केसों की बात हो गई। अब तो हिंदुस्तान का कौन कौन त्राही त्राही कर रहा है, किस तरह तमाम तरह के सक्रिय कार्यकर्ताओं को, सुधा भारद्वाज को, आनंद तेल तुम्बड़े को, मैं किस किस का नाम लूं, कहते हैं सब कि किस से पकड़ करके जेलों में बंद किया जा रहा है, वो केस बना बना के उनके ऊपर वो सब किया जा रहा है। कबीर कला मंच के सांस्कृतिक साथियों को भी कल परसों ही पकड़ के गिरफ्तार किया है, जो कि पाश के भी गीत गाते हैं और भगत सिंह के भी गीत गाते हैं, भगत सिंह तू जिंदा है। तो वो सारे गीत कबीर कला मंच के लोगों ने ही लोकप्रिय किए हैं। आज उन सबको पकड़ पकड़ के बंद किया रहा है। तो मैंने स्टेट जितनी आक्रामक आज है, उसमें स्टेट अपनी तरफ से उतनी आक्रामक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी आक्रामक थी। खालिस्तानी तो और भी आक्रामक थे, व्यक्ति हिंसा कत्लेआम में सबका उनका वो था। तो उस समय 69 में उनको एक झूठे केस में फंसा के जेल में बंद किया गया। और उसी वक्त 1970 में जेल में जब वो थे, जेल में रहते हुए ही गुरशरण सिंह, जिनको हम भाजी गुरशरण कहते हैं पंजाब में प्यार से, और जो बहुत बड़े नाटककार थे हमारे पंजाब के, और वो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। तो बलराज साहनी उनके घनिष्ठ मित्र थे इप्टा के साथ, और बलराज साहनी उनके पास आते थे, रुकते थे। दोनों मैंने भाखड़ा नंगल डैम में इंजीनियर थे गुरशरण सिंह, जिसमें खुर्शीद वगैरह, बुल्गान वगैरह भारत आए हैं। तो उस समय उन्होंने इप्टा का कार्यक्रम भाखड़ा नंगल में जवाहरलाल नेहरू के सामने और खुर्शीद वगैरह के सामने किया था गुरशरण भाजी ने। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। वो गुरशरण भाजी इस आंदोलन में बड़ा वामपंथी आंदोलन में बहुत नज़दीक से जुड़े हुए थे। और उस बल्कि अमरजीत चंदन को जो पहली उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वो गुरशरण भाजी के दफ्तर में अमृतसर में हुई थी, जब वो वहाँ पे बहुत बड़े इंजीनियर थे। वो तो उनके दफ्तर से अमरजीत चंदन को गिरफ्तार किया गया था। तो लेकिन गुरशरण भाजी ने बलराज साहनी के साथ अपने दोस्ती के चलते, और बलराज साहनी भी बहुत भावुक रूप से जुड़े हुए थे पंजाब से। वो तो पंजाब आते थे, मेले में जाते थे। तलवंडी सलेम नहीं, एक दूसरी तलवंडी है, तलवंडी साबो, बहुत मशहूर तलवंडी है। तो गुरबचन सिंह भुल्लर हमारे उसमें जो पंजाबी के बहुत बड़े लेखक हैं, वो भी उनके बलराज साहनी के बहुत करीबी दोस्तों में थे। और वो चादरा पहन के, पंजाबी चादरा पहन के, वो अपना भांगड़ा वांगड़ा उसमें डालते हुए मेले में जाके घूमते थे। पंजाबी का बहुत शौक था बलराज साहनी को। उन्होंने तो हिंदी लिखना छोड़ दिया था, सारा लेखन उन्होंने अपना पंजाबी में किया। भीष्म साहनी उनके छोटे भाई, वो तो कभी पंजाबी में लिख नहीं पाए। वो बोलते पंजाबी हैं, भीष्म साहनी बोलते पंजाबी ही रहे, लेकिन उनको गुरुमुखी नहीं आती थी। लेकिन बलराज साहनी ने तो गुरुमुखी सीखी, और गुरुमुखी सीख के अपनी सारी किताबें, मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा, मेरा रूसी सफ़रनामा, इस तरह की तमाम किताबें उन्होंने पंजाबी में लिखी। वो तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात से इतना प्रभावित हो गए थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ विश्व भारती में कुछ समय के लिए बलराज साहनी रहे भी थे। और वहाँ पे टैगोर ने, उसमें वो अंग्रेजी और हिंदी में लिखते थे, और टैगोर ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है? तो बलराज साहनी ने कहा पंजाबी। तो उन्होंने कहा तो तुम अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं लिखते? तो इतना असर हुआ कि उसके बाद से बलराज साहनी ने बिल्कुल जैसे कसम
खाली हो कि सारा लेखन उन्होंने, कुछ नाटक वगैरह भी लिखे, कई किताब पंजाबी में, काफ़ी लोकप्रिय लेखक हैं पंजाबी के वो। तो बलराज साहनी की याद में, मैंने बलराज साहनी क्योंकि बहुत छोटी उम्र में 73 के आसपास गुजर गए थे, तो शरण भाजी ने बलराज साहनी यादगार पुस्तकमाला, एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि सस्ते दामों में छपने वाली पुस्तक सीरीज शुरू की थी। तो पाश की पहली पुस्तक जो थी लॉ कथा, जब पाश जेल में थी 1970 में और उनकी 20 साल की उम्र थी, तो 20 साल की उम्र में गुरशरण भाजी ने लॉ कथा बलराज साहनी पुस्तकमाला की तरफ से सीरीज में 1 रुपए में, उसमें आप 1 रुपए में उसका दाम था, 1 रुपए में छोटी छोटी पुस्तकें, वो कवियों की, अमरजीत चंदन की भी उन्होंने कई भी किताबें छपी, लाल सिंह दिल की भी छपी, इन सब की किताबें गुरशरण भाजी 1 रुपए में निकालते थे पेपर बैक में। और से लीजिए कि लोक कथा छपते ही जैसे पंजाब की उस पे सांस्कृतिक फिजा में पाश छा गए, बुरी तरह छा गए। मैंने हर कोई आदमी पाश पाश जो है पढ़ने लगा, युवा व्यक्ति। और मेरी भी पहली मुलाकात पाश से 1971 में 2 साल के बाद वो झूठे मुकदमे से जब बरी हुए, तब वो जेल से रिहा होकर आए। मैंने जेल में जिस वक्त उनको लेके गए हैं, तो जेल पुलिस की कस्टडी के उनको बहुत सारी यंत्रणा दी गई। लाल सिंह को भी यंत्रणा झेलनी पड़ी है पुलिस के हाथों, संतराम उदय को भी यंत्रणाएं झेलनी पड़ी हैं, बहुत भयंकर यंत्रणाएं, पाश को भी झेलनी पड़ी। तो वो सारी यंत्रणाएं उन्होंने झेली थी, लेकिन उनके उसको दृढ़ इरादे को वो तोड़ नहीं सकी थी। और जब वो 1971 में जेल से छूटकर बाहर आए, तो मैंने अपने संस्मरणों में लिखा भी है कि 31 अक्टूबर 1971 को जलंधर के देशभक्त यादगार हाल में, जहाँ पे कॉमरेड चैन सिंह चैन रहते थे, वो तो गदरी बाबाओं की याद में बना हुआ है, तो गदर पार्टी की याद में बना हुआ है, तो वो पूरे पंजाब का सांस्कृतिक केंद्र है। आज भी वहाँ पे 1 नवंबर को हजारों की संख्या, पूरी रात के ड्रामे होते हैं, हमारे पंजाबी के सबसे मशहूर और हिंदी के भी तमाम भाषाओं के ड्रामे वहाँ पे होते हैं पूरी रात के लिए। तो वहाँ पे पाश पहुंच, 31 अक्टूबर 71 को केंद्रीय पंजाबी लेख सभा, जैसे आप PW कहें, पंजाब में समझ लीजिए कि PW का ही एक रूप था वो, तो उसकी बहुत बड़ी सभा हो रही थी उसमें। तो पाश उस समय उस सभा में पहुंचे, और पाश का आप सोच सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से स्वागत हुआ होगा। उसमें मुझे याद है कि पंजाबी के बहुत वरिष्ठ लेखक उसमें मौजूद थे उस सभा में, संत सिंह सेखों, जसवंत सिंह कंवल और गुरशरण भाजी वगैरह, ये सब के सब मौजूद थे। और पाश का ऐसे गर्मजोशी से वहाँ पे स्वागत हुआ, और पाश ने भी शायद उसने कुछ वहाँ पे बताया होगा, कहा होगा, या शायद कविता कुछ सुनाई होगी। लेकिन ये हमारी उन्हें पहली मुलाकात थी व्यक्तिगत रूप से। तो वो कहना चाहिए कि मैंने पाश का जो सांस्कृतिक एक जीवन है, राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन साथ साथ चलता था। वो पहले नौजवान सभा में सक्रिय हुए, बाद में नक्सल आंदोलन में आए, तो फिर वो सांस्कृतिक मोर्चे पे ही रहे। और वो सांस्कृतिक मोर्चे पे उसी दौर में साहित्य सभाएं भी बन रही थी, और बहुत सारे लोगों ने मिल के हम लोगों ने एक पंजाबी साहित्य सभ्याचार मंच बनाया, मैं भी उसमें शामिल था। और हम जो आज जितने पंजाबी के बड़े लेखक हैं माने जाते हैं, वो सब के सब शामिल थे उसमें। वरयाम संधू शामिल थे उसमें, प्रेम प्रकाश शामिल थे उसमें, अजमेर औलख शामिल थे, गुरशरण भाजी थे उसमें, अमरजीत चंदन थे। ये हम तमाम लोग उस पंजाबी साहित्य सभ्याचार मंच में शामिल थे। और सुरेंद्र हेमज्योति नाम की पत्रिका थी, वो लुधियाना से निकलती थी, और उसके संपादक थे सुरेंद्र, तो वो सुरेंद्र हेमज्योति नाम से ही जाने जाते थे, वो भी उस मंच में शामिल थे। तो उन्होंने हेमज्योति पत्रिका को ही उसका मंच का एक मुखपत्र बना दिया, और उसमें पाश को भी संपादक बनाया था उसने, हेमज्योति ने। हालांकि पाश अपनी वो जिसको कहना चाहिए कि सृजनात्मक कारणों से, तो वो उसके हेमज्योति के संपादन मंडल से हट गए थे, लेकिन उसमें उनकी चीजें छपती रहती थी। बाद में पाश ने खुद अपने गांव से उन्होंने स्यार नाम की पत्रिका निकाली। तो स्यार पंजाबी की पत्रिका थी,
और उसमें मैंने प्रेमचंद के 3 अनुवाद मैंने जो हिंदी से पंजाबी में किए, ठाकुर का कुआं और पूस की रात वगैरह और महाजनी सभ्यता वगैरह, ये सब पाश की उस पत्रिका पंजाबी में मैंने छपवाए थे। और पंजाबी सियार पत्रिका में वो एक परामर्शदाताओं में मेरा नाम भी शायद उसमें देते थे, उसमें मेरा नाम चमनलाल प्रभाकर नाम से जाना जाता था पंजाबी में, तो उसमें वो तो सियार पत्रिका निकाली उन्होंने। और फिर उसके बाद से पहला संग्रह उनका लौ कथा आ गया था 67 में, और दूसरा संग्रह उनका उड्डदे बाजा मगर, उड़ते हुए बाजों के पूछे, ये 74 में आया, 1974 में। मैंने समझ लीजिए कि 4 साल बाद ये संग्रह उनका आया। जब वो साढ़े समय विच संग्रह आया तो उसमें पाश की प्रतिष्ठा यहाँ एक और कहना चाहिए कि एक बहुत प्रखर क्रांतिकारी कवि की बनी थी लौ कथा से, लेकिन साढ़े समय विच संग्रह आने से उनकी छवि एक गंभीर परिपक्व कवि के तौर पर बनी। एक क्रांतिकारी कवि के तौर पर जरूर रही, लेकिन उस तरह के कवि के तौर पे बनी जो एक खाली नारेबाज, या कहना चाहिए कि खाली उस तरह की कविताएं नहीं लिखता जिसमें थोड़ा ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए कि लाउडनेस हो। तो लाउडनेस की बजाय जो कविता बहुत धीमी गति से, जिसमें ये सारी महत्वपूर्ण कविताएं जो आज हम गाते हैं, आपने भी अभी जो कविता सुनाई नागला जी ने, ये उस साढ़े समय विच संग्रह से, तो साढ़े समय विच संग्रह की कविताएं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिसको कहना चाहिए कि अकादमिक क्षेत्रों में, मैंने विश्वविद्यालयों में और जो बहुत बड़े बड़े अकादमिक लोग थे उनमें भी। तो हम लड़ेंगे साथी जैसे जो है, हम लड़ेंगे साथी, ये इस तरह की कविताएं वो सब उससे वो हुई। और उसके बाद जो है 74-75 में, अच्छा पाश को क्योंकि पुलिस वाले जिसको लेते हैं तो उसको हर मौके पे पकड़ लेते हैं। मैंने 1974 की रेलवे स्ट्राइक हुई, तब भी पाश को जेल में बंद कर दिया गया। अच्छा, आलोक धनवा पंजाबी के कवि गए थे, मैं उस वक्त शायद वहीं पे था नकोदर में, तो उस वक्त पाश और आलोक धनवा को पकड़ के ले गए थे, गिरफ्तार कर लिया था। उसमें निखिलेश्वर, आंध्रा के तेलुगु कवि जो है, वो भी पंजाब में गए थे। उसमें पूरे देश का सांस्कृतिक वातावरण ऐसा था जिसमें आदान प्रदान काफ़ी ज़्यादा होता था। मैंने पंजाब में, पंजाब से बाहर के कवि आते थे या लेखक आते थे, और पंजाब के कवि लेखक बाहर जाते थे, मैंने बंगाल हो या आंध्रा हो, तो इस तरीके से सारा आदान प्रदान चलता था। और उस समय 75 में मैंने, अभी इमरजेंसी जब लग गई थी तो शुरू में पाश को गिरफ्तार नहीं किया गया था, और उस समय जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, जैसे तमिलनाडु में उस समय डीएमके की सरकार थी। दोनों जगह ऐसी थी जहाँ पे इमरजेंसी को वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स ने लागू नहीं किया था। कश्मीर में भी लागू नहीं किया था और तमिलनाडु में नहीं किया था। तब फिर उनकी सरकारें तोड़ के राष्ट्रपति राज स्थापित करके तब इमरजेंसी की जो सख्तियाँ हैं वहाँ पे लागू की गई। तो पंजाब के कई लोग जो है वो जम्मू में, उसमें एक पंजाबी लेखक सम्मेलन हुआ था, तो उसमें पाश ने वहाँ कविताएं पढ़ी और खूब एक ज़बरदस्त किस्म का भाषण भी दिया इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ, और उसमें संत सिंह सेखों जैसे बड़े वरिष्ठ लेखक भी मौजूद थे। तो लेकिन जब पंजाब लौटे तब फिर पाश को, उसमें पंजाब में ज्ञानी ज़ैल सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, तब को गिरफ्तार करके फिर जेल में डाला गया। तो इस तरीके से उनका जेल में आना जाना तो लगा ही रहता था। तो वो उसके बाद से इमरजेंसी के बाद से बाहर, तो 78 में उनका तीसरा काव्य संग्रह छपा, जो बहुत ही चर्चित हुआ। मैंने दूसरा, पहला लौ कथा, दूसरा उड़दे बाजा मगर, तीसरा था, मैं शायद बीच में कंफ्यूज करके उसका नाम बोल गया था, तीसरा असल में 78 में साढ़े समय विच, हमारे समयों में ये संग्रह छपा 1978 में। उसके बाद से उनके पाश के जीवन में उनका कोई संग्रह और नहीं छपा। मैंने 78 से लेके 88 के बीच उनका कोई और संग्रह नहीं छपा। जो भी संग्रह पंजाबी में भी छपे वो सब पाश की
शहादत के बाद ही 88 के बाद ही जो है उनकी बाकी हुई कविताओं को इकट्ठा करके छापा गया। लेकिन पाश के अपने जीवन काल के जो 3 संग्रह हैं वो यही, मैंने लौ कथा, उड़दे बाजा मगर और साडे समय विच। और साडे समय विच के दौर तक आते आते पाश ने जिसको कहना चाहिए कि वैचारिक रूप में बड़ी थोड़ी यात्राएं की। मैंने कहना चाहिए कि पाश भयंकर रूप से पढ़ाकू कवि थे। एक अपने गांव में उन्होंने अपने ही खेत में, उनके खेत के नीचे, हम लोग तो पंजाबी में उसको भोरा बोलते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ज़मीन के नीचे आप कुछ बना लेते हैं जिसका ऊपर से पता नहीं होता कि ज़मीन के नीचे बना हुआ भी है, तो वो उस तरीके से पंजाबी में हम भोरा बोलते हैं। तो उसने भोरा बनाया हुआ था। एक तो वो बहुत ठंडा रहता है, गर्मी में बहुत ठंडा रहता है, और उससे पाश ने अपनी एक तरीके से लाइब्रेरी बनाई थी, और वहाँ पे बैठ के वो दुनिया भर का साहित्य, मैंने क्रिएटिव साहित्य, साथ में पॉलिटिकल लिटरेचर भी सारा पढ़ते थे। और वहीं पे वो रजनीश को भी पढ़ा उन्होंने और ट्रॉट्स्की को भी पढ़ा। और एक दौर था जब वो थोड़ा ट्रॉट्स्की से प्रभावित भी हुए, ट्रॉट्स्की से, और कुछ कविताएं उनकी कामरेड से बातचीत जो है, कामरेड ना गलबात, ये कुछ हद तक उसका प्रभाव भी देती है। लेकिन वो ट्रॉट्स्की के प्रभाव में बहुत देर तक नहीं रहे, उसके प्रभाव से मुक्त हो गए थे। और फिर वो अपने ही पारंपरिक रूप में जो उनका मार्क्सवाद और क्रांतिकारी लेनिनवाद के प्रति उनका था, उसी पे वो रहे कायम। और उसी बीच 82 उसी 80 के बाद जो है पंजाब में भिंडरांवाले का खालिस्तान का दौर असल में शुरू हो गया था। तो इमरजेंसी हटने के बाद 77 के बाद जो है और उनके पास के तीसरे काव्य संग्रह आने के बाद तो कुछ सुगबगाहट होने लगी थी। और 1979-80 में पंजाब के बहुत लोकप्रिय छात्र नेता प्रीतिपाल सिंह रंधावा, जो पंजाब स्टूडेंट यूनियन के बहुत लोकप्रिय छात्र थे, जिनके ऊपर बाद में पाश ने एक कविता भी लिखी, तो उनकी हत्या कर दी थी खालिस्तानी माइंडेड अकालियों ने। मतलब उस समय खालिस्तान उतना नहीं था, लेकिन एक तरीके से कहना चाहिए कि अकाली माइंडेड लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी उनके घर में। और उससे बाद से पंजाब में फिर एक कहना चाहिए कि खालिस्तान का एक शुरू दौर होना हो गया था। और चलते फिर आप जानते हैं कि बड़ी घटना के 84 में गोल्डन टेम्पल की घटना हुई, और उसके बाद से दिल्ली का विरोधी हत्याकांड हुआ, और इन 2 वजहों से वो खालिस्तान के मूवमेंट को शय मिली। मैंने ये 2 घटनाएं अगर ना होती तो पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन जो है उतना जोर नहीं पकड़ सकता था। मैंने अगर गोल्डन टेम्पल को ही हमला ना करके किसी और तरीके से उसका किया जाता हल, तो भी नहीं होना था। और जिसका सीधा दुष्परिणाम ये हुआ था कि गोल्डन टेम्पल का बदला चुकाने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जो सिख विरोधी दंगे हुए दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में, तो उससे खालिस्तान की आंदोलन को एक बहुत जो है, और उसका सीधा निशाना वामपंथी आंदोलन बना। मैंने सबसे उसका ये था कि क्योंकि वामपंथ जो है वो स्टेट के अत्याचार का भी विरोध करता था। जो गोल्डन टेम्पल पे भी हमला हुआ उसका भी किसी वामपंथ ने समर्थन नहीं किया था, और दिल्ली के सिख विरोधी दंगे का तो बिल्कुल ही नहीं किया था, बल्कि वो सब आगे बढ़ के उसको बचाने में लगे हुए थे, और जो कांग्रेस ने किया उसका भी वो कर रहे थे, और जो ये सब हो रहा था। लेकिन खालिस्तानियों के नाम में फिर वामपंथी सबसे बड़े निशाना बने। तो उस समय सीपीआई के भी लोग, सीपीएम के भी लोग, एमएल के भी लोग, जयमल पड्डा, दर्शन सिंह कैनेडियन, मैंने अर्जुन सिंह गड़गड़, दीपक धवन, बहुत सारे लोगों को उस तरीके से तय गए। और साधारण लोगों को तय की। मैंने पंजाब, यूपी, बिहार के मजदूरों की कई, मैंने 40+ की उसमें मास हत्याएं भी की गई। तो वो सब जो था, तो पाश उस सब जो है जिसको कहना चाहिए कि बहुत जम के विरोध कर रहा था। लेकिन उसी के कारण उसको धमकियां भी लगातार मिल रही थी उसकी हत्या की, और उसमें जयमल पड्डा की हत्या हो भी चुकी थी। तो उस समय उसको कहा गया कि तुम जो है, उसकी पाश की बहन अमेरिका में रहती थी,
तो वहाँ पे उसको पाश की शादी 1978 में हुई, और विंकल जिसका आपने जिक्र किया वो 80 में या 81 में पैदा हुई, और 7 साल या 8 साल की उम्र में उसके पिता उससे छिन गए। और आज सबने पढ़ा, असल में ये जो लेख आपने हिंदी में किया शेखर जी, यही लेख मराठी में हमारे मराठी के साथियों ने, डॉक्टर श्रीधर पवार ने वहाँ पे मराठी में किया। और महाराष्ट्र टाइम्स जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध अखबार है, तो महाराष्ट्र टाइम्स के डिजिटल एडिशन में ये मराठी में भी छपा। तो मैंने आज जिसको कहना चाहिए, और आज सुबह ही मैंने वहाँ तो उस समय 8 तारीख की शाम थी अमेरिका में, मैंने विंकल से भी बात की, मैंने विंकल से लंबी बात की। मैंने बहुत, मेरा आज मन कर रहा था कि मैंने कहना चाह रहा था। और पाश की पत्नी राजविंदर कौर, उनको रानी कहते हैं हम सब लोग, तो रानी से भी बात की, तो लंबे समय तक बात की। तो अब तो विंकल के 2 बेटे हैं, मैंने विंकल का एक बेटा 9 साल का है, पाश तो नाना होते आज, और एक 7 साल का बेटा है। तो मैंने कहा कि आज जो है आप बच्चों के साथ जैसे पाश आपको खिलाते थे, मैंने गोद में खिलाते थे, तो आज आप घर में केक भी काटना है, सेलिब्रेट भी करना है, और पाश के नाम पे आपको पूरा। और उनकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न हुई। तो मैंने शाम के वक्त में या दोपहर के वक्त में तो वहाँ पे तलवंडी स्लेम में भी बात की उनके मौसेरे भाई से। तो वहाँ में उन्होंने भी कहा कि सेलिब्रेट, मैंने मिठाई भी बांटेंगे और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे कोरोना की वजह से, लेकिन वहाँ पे एक तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और सेलिब्रेट करना जरूरी है। भले ही 38 साल की उम्र में खालिस्तानियों ने पाश को हमसे छीन लिया, लेकिन पाश तो आज भी जिंदा है। मैंने आज पूरा देश जो है, हम लोग पूरी दुनिया में पाश को मना रहे हैं। ना भगत सिंह कभी मरा और ना पाश कभी मरा। तो मैंने एक बड़ा, मैं आपको दिलचस्प बताता हूँ कि ये वो थोड़ा मैंने शायद अपने कहीं लिखा भी है। शिव बटालवी जो है वो पाश के समकालीनों में थे। तो शिव बटालवी पंजाबी के बहुत लोकप्रिय कवि हैं। माने जो पंजाबी के लोकप्रिय कवियों में हैं, उनमें पाश अपने ढंग के हैं, शिव बटालवी अपने ढंग के थे, और सुरजीत पात्र अपने ढंग के हैं। सुरजीत पात्र भी बहुत लोकप्रिय कवि। सुरजीत पात्र और शिव बटालवी की लोकप्रियता में बड़ा कारण उनकी गायन रूप है। माने सुरजीत पात्र अपनी गजल खुद गाते, वो जिस अंदाज से वो गजल गाते हैं वो जबरदस्त असर डालने वाली। तो इसलिए सुरजीत पात्र बहुत लोकप्रिय है। मैंने कविता से ज्यादा अपने गजलों की वजह से बहुत लोकप्रिय है। शिव बटालवी भी जब जिंदा थे, शिव बटालवी से मैं भी मिला हूँ। मैं चंडीगढ़ में हिंदी विभाग में जब छात्र था, अपनी एमए वगैरह कर रहा था, तो शिव बटालवी के साथ तो हमारी मुलाकातें अक्सर रहती थी। तो शिव बटालवी लेकिन बहुत ज़्यादा पीने वाले थे, बहुत ज़्यादा। कुमार विकल हिंदी में हमारे बहुत पीने वाले थे, तो शिव बटालवी बहुत पीने वाले थे। और शिव बटालवी की एक बड़ी मशहूर गीत, असल में वो गीतकार थे, तो लूना महाकाव्य लिखा उन्होंने, और गीत बहुत सुंदर लिखते थे, बहुत सुंदर गाते भी थे। और एक मामले में लूना, उनका जो महाकाव्य है बहुत प्रोग्रेसिव है। मैंने उसमें कैसे एक गरीब लड़की को एक बादशाह, मैंने बड़ी उम्र का बादशाह, अपनी उसमें जकड़ में लेके उससे शादी कर लेता है, और वो उसकी एक दुखांत को उसने लूना में रखा है। तो खैर, तो शिव बटालवी का बहुत मशहूर गीत है, असा ता जोबन रुत्ते मरना, तुर जाना असी पराए पराए, हम तो यौवन ऋतु में मरेंगे और भरे भराए इस संसार से चले जाएंगे। और ये एक शिव की अपनी एक मनोवैज्ञानिक मानसिकता भी बन गई थी। मैंने बड़ा एक अजीब कहना चाहिए कि शिव और पाश दोनों एक ही उम्र में गए। मैंने पाश की उम्र लगभग 38 साल की थी, और शिव भी 37-38 साल की उम्र में ही चले गए। वो अपनी ज़्यादा शराब की वजह से, जैसे हमारे कुमार विकल ज़्यादा शराब पीने की वजह से, लिवर वगैरह खराब होने की वजह से ये लोग गए। लेकिन हमने तुलना की है कि पाश और शिव जो है दोनों ही यौवन में गए, लेकिन एक का आदर्श एक था, जो था क्रांति के लिए मरना, समाज के लिए मरना, मेहनत कश लोगों के लिए मरना, उनके लिए कुर्बान हो जाना। और दूसरे का था कि मैंने यौवन में ही बस मरना है। तो मैंने ये चीज़ें जो हैं वो उसमें के दौर की वो सारी चीज़ें हैं। दौर बड़ा ही, जिसको कहना चाहिए, एक कहना चाहिए कि हमारी उम्र के लोग जब उस वक्त जवान थे,
तो ये आज के दौर से बिल्कुल अलग, आज के दौर से बिल्कुल अलग था। एक बड़ा ही कहना चाहिए कि वार्म, बहुत ही कहना चाहिए कि स्नेह किस्म का सांस्कृतिक वातावरण था। भले ही स्टेट का अत्याचार होता था, लेकिन हम लोग जो है उसमें सब इतना घुले मिले थे। चंडीगढ़ में भी था जब मैं, और जालंधर वगैरह सब जाना रहता था। तो मैं असल में मेरे ख्याल में अपने बात से थोड़ा भटक जा रहा हूँ, क्योंकि पाश के बारे में आज पहली बार मैंने 6 महीने के लॉकडाउन में भगत सिंह पे मेरे ख्याल में मैंने 15-20 फेसबुक लाइव किए होंगे या स्ट्रीम लाइन किए होंगे, लेकिन पाश में मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं खुद भी थोड़ा एक तरीके से कहना चाहिए कि भावुक होके अपने ही संस्मरणों में खोए जा रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बीच में बता दीजिएगा जब आप चाहें कि मुझे थोड़ा अब बंद कर लेना चाहिए या संक्षिप्त कर देना चाहिए, तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। तो उसमें मैंने जब पाश के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं आपको फिर वहीं ले आता हूँ 1988 में, जब मैं ज्ञान रंजन की जिक्र कर रहा था, तो ज्ञान रंजन ने पहल 13 का जैसे अंक निकाला था, तो फिर वो पहल 35, जो ये जो पाश वाला अंक था वो पहल 35 था। तो वो मैंने उस समय मैंने जब पाश का अनुवाद करना शुरू किया, पहल के लिए तो मैंने उस वक्त 25-30 कविताएं अनुवाद करके भेज दी, लेकिन उसी वक्त मैंने लगभग कहना चाहिए कि 3-4 महीने में पूरा का पूरा पाश अनुवाद कर डाला। पाश के जो तीनों संग्रह थे, और पाश का चौथा संग्रह वो 88 में पाश की हत्या के या शहादत के थोड़े ही समय बाद लड़ांगे साथी नाम से निकाल दिया था लोगों ने, जिसमें पाश की अप्रकाशित कविताएं उसमें शामिल कर दी थी। और एक संग्रह अमरजीत चंदन ने भी अलग से पाश की कविताओं का निकाल दिया था, जिसमें पाश की कुछ अप्रकाशित कविताएं शामिल थी। फिर भी कुछ कविताएं बची रह गई थी। तो मैंने कह सकते हैं कि पाश की लगभग 200 कविताएं, 200 से कुछ कम हुई है। और पंजाबी में तो समझ लीजिए कि उसके बहुत संग्रह छपे। मैंने अलग अलग प्रकाशक अलग अलग तरीके से पाश की कविता को छापते रहते हैं। जैसे भगत सिंह हिंदी में छपता है, सब लोग छाप रहे हैं, मैंने हमारी किताबें भी हैं और दूसरों की किताबें भी हैं, सबकी किताबें हैं। अनेक संस्करण जो है पाश भगत सिंह की जेल नोटबुक के कम से कम 25-30 संस्करण जो है पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। और पाश की भी कविता के पंजाबी में ही एक सब तो खतरनाक नाम से पूरा एक पीडीएफ भी घूम रहा है, पूरा आजकल सोशल मीडिया पे घूम रहा है। और एक संग्रह संपूर्ण कविताएं पाश नाम, जिसको हमने हिंदी में फिर संपूर्ण कविताएं पाश किया, तो पंजाबी में भी संपूर्ण कविताएं पाश नाम से एक संग्रह उनका निकला हुआ है। तीन मैंने अलग अलग नामों से लोग अपने संपादन में उसको छाप रहे हैं। एक ही सामग्री है लेकिन छाप रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने उसमें जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंच रही है तो ठीक ही बात है। लेकिन पाश बहुत अच्छा गद्य भी लिखते थे, जिसके ऊपर कम ध्यान गया है। मैंने पाश की डायरियाँ 71 से लेके उनकी डायरियाँ 82-83 तक की हैं। तो 82-83 तक की जो डायरियाँ हैं, तो बल्कि कहना चाहिए कि उसके बाद तक की डायरियाँ हैं। देखिए ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिंदी की किताब है, ये वाणी प्रकाशन से 2000 ईस्वी में छपी थी, और इसका नाम है वर्तमान के रूबरू। तो उसमें पाश का चुनिंदा गद्य भी है और पाश का जिसको कहना चाहिए कि मूल्यांकन भी है। तो इसमें हिंदी के ही 20 करीब लेख जो उस वक्त पाश के ऊपर छपे थे, मैंने पुरुषोत्तम अग्रवाल से लेके तमाम लोगों के लेख जो थे वो उसमें शामिल किए हैं। लेकिन पाश की डायरियों के अनुवाद भी होते रहे हैं। पाश की चिट्ठियां भी बहुत हैं, पाश के पत्र भी बहुत हैं। ना तो पाश के पूरे पत्र ही आज तक एक जगह संकलित हो पाए हैं, ना ही पूरी डायरियां उनकी संकलित हो पाई हैं। अच्छा, दूसरा वो रैशनलिज्म पे, तर्कशीलता पे बहुत लिखते थे। ब्रह्मांड के बारे में वो साइंस को बहुत खूब अच्छी तरह समझते थे, पूरे नक्षत्र मंडल की वो व्याख्या करते थे। ऐसे लेख उनके जो तर्कशील पत्रिकाएं थी पंजाब की, उसमें छपती थी। और उन सब गद्य को इकट्ठा करके, और एक चीज आपको और बताएं, पाश के लेखन को, मैंने ये बहुत ही जबरदस्त एस्पेक्ट है पाश की जिंदगी का, पाश के पिता ने संभाला। पाश के पिता का नाम था सोहन सिंह संधू, लेकिन और वो आर्मी से मेजर रिटायर हुए थे। लेकिन सोहन सिंह संधू
अपने यौवन में सोहन सिंह निर्मल नाम से कविता लिखते थे। सोहन सिंह निर्मल नाम से कविता लिखते थे और उनकी डायरियों में कहीं घर में उनके पास के बड़े भाई ओंकार सिंह ने उनके कविता देखा भी एक दो बार, लेकिन पाश के पिता उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करते थे। मैंने इन्होंने छपवाई ना कभी उनकी चर्चा की, अपने पाश से भी नहीं शायद नहीं की। तो वो लेकिन पाश की विरासत को जैसा उन्होंने संभाला, मैं आपको सच बताऊं कि मैं अमेरिका गया था 2011 में और पाश के पिताजी, उनकी बहुत ज़्यादा सेहत खराब थी, 85 साल की उम्र में उनके गले में वो लगे हुए थे और उनकी बहुत स्वास्थ्य खराब था। वो अपने बिस्तर से बंधे रहते थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन वो एयरपोर्ट पे लेने आए और उनके ही पास में रुका, उनके घर में रुका 2-3-4 दिन, जब तक भी मुझे वहाँ आना था। करतार सिंह सराभा पे एक सैन फ्रांसिस्को में मुझे लेक्चर देना था, गदर पार्टी मेमोरियल का जो हेडक्वार्टर था, लेकिन वो अपने यहाँ रखा उन्होंने। बहुत पहले भी पाश के कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस उम्र में उन्होंने पूरे कंप्यूटर के ऊपर महारत हासिल की और पाश मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट बना हुआ है, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, पाश के परिवार के लोग भी शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रस्ट इतनी बड़ी संस्था है जिसके पास साइन भी, उसने पाश के पूरे सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत को अच्छे तरीके से नहीं संभाला। उन्होंने किताबें जरूर छापी, हमारी किताबें भी छापी, मेरी भी एक आध कोई संपादित करके किताब छापी, लेकिन ट्रस्ट के लोगों के लिए पाश एक कहना चाहिए कि एक उनकी अपनी लोकप्रियता का भी माध्यम था। लेकिन पाश के पिता को अपनी लोकप्रियता नहीं चाहिए थी, अपने लिए नाम नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाश जिस तरीके से संभाला, तो उस पर उन्होंने एक किताब पहले निकाली थी, सूरजां दे हमसफर, मोटी किताब थी पंजाबी में। तो उसमें पाश के ऊपर जितना भी कुछ छपा था पूरे पंजाब में और हिंदुस्तान में, वो सब उन्होंने कलेक्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि पाश के अपने लेखन को उन्होंने सबसे ज़्यादा संभाला। वही मेरे पास उन्होंने अपनी सारी सामग्री भेज रखी है, मेरे अपने कंप्यूटर में सारी सामग्री सेव है, और मैं उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया, जबकि मैं चाहता था कि उनकी मदद करूँ। संपूर्ण कविताओं के साथ साथ मैं पाश का संपूर्ण गद्य भी उनके जीते जी चाहता था कि मैं कर सकूँ हिंदी में, लेकिन हिंदी में तो अभी मैं उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाया। और लेकिन कई लोगों ने किया है, मनोज शर्मा ने उनकी चिट्ठियाँ बहुत छापी हैं, उनकी डायरी के अंश बहुत छापे हैं, वो सारी इस किताब में मैंने शामिल कर दिए हैं उनकी परमिशन से। और थोड़ा सा मैंने खुद भी किया है, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। भगत सिंह होने का अर्थ जैसे है वो मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो उसमें लेकिन पाश के पिताजी ने जीते जी तलवंडी सलेम जाती सड़क, तलवंडी सलेम को जाती सड़क मैंने पाश के गांव को जाती सड़क है, उसमें पाश का संपूर्ण गद्य जो पंजाबी में था वो सारे का सारा कलेक्ट कर दिया। मैंने वो करीब 350-400 पेज का वो गद्य है उनका, और उस गद्य में फिर भी 2-4 चीज़ें छूट गई हैं जो मेरे पास, मैंने जो पाश ने पिताजी ने मेरे साथ साझी कर रखी थी। और वो मैं सोच रहा था कि जब मैं हिंदी में करूँगा तो वो मैं सारी चीज़ें अपने जो उसमें नहीं भी आ पाई हैं तो मैं उसमें शामिल कर दूंगा। अभी भी मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने हिंदी की बहुत अच्छी लेखिका जो बहुत बलवंत कौर से ये आग्रह किया हुआ है कि आप करो पाश का गद्य का हिंदी में अनुवाद, और सब प्रकाशक छापना चाहते हैं, आधार प्रकाशन भी छापना चाहता है, लेकिन मैं चूंकि नहीं कर पा रहा तो मैं सोचता हूँ कि इसका को करना चाहिए। आप सब लोग भी जो सुन रहे हो तो अपने हिंदी लिखने वाले साथियों पर दबाव डालिए जो हिंदी और पंजाबी दोनों जानते हैं कि भाई पाश की गद्य को पूरी तरह से हिंदी में लाना चाहिए, क्योंकि जितना पाश की कविता लोकप्रिय हुई है, मैं जानता हूँ कि पाश का गद्य भी उसी तरीके से खासतौर पर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय होगा, क्योंकि उस पर उन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर और तर्कशीलता के ऊपर, और जिस तरह से भगत सिंह ने लिखा है, तो क्योंकि भगत सिंह के बहुत ही वो कहना चाहिए कि नज़दीकी थे उनके, मैंने तो जो लिखा ही है कि उनमें जो सांझ थी वो सांझ वो 23 मार्च को एक तरीके से मिल गई। एक राजनीतिक सोच के व्यक्ति थे और उस राजनीतिक सोच के सांस्कृतिक प्रतिनिधि पाश थे, तो वो दोनों ही जो है 23 मार्च को शहीद हुए। वो सामाजिक उनकी जो राजनीतिक सोच थी भगत सिंह की, उस सांस्कृतिक रूप पाश ने प्रस्तुत किया।
तो वो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इस बीच हुई हैं। तो वो हाँ, जब मैं बता रहा था कि जब पूरा अनुवाद कर लिया तो तब राजकमल प्रकाशन से पहली बार 25 मार्च 1999 को, मैंने पाश की शहादत के पहले वर्ष पूरा होने पर, तब वहाँ पे दिल्ली के त्रिवेणी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और उसमें पाश के इस संग्रह का, हिंदी वाले बीच का रास्ता नहीं होता का, जो लोकार्पण था वो कामरेड सत्यपाल डांग ने किया। तो हमने, राजकमल की मालिक उस समय शीला संधू थी। शीला संधू खुद किसी समय, उनके पति हरदेव संधू खुद सीपीआई में एक्टिव रहे हैं, और उन्होंने खुद सत्यपाल डांग को ही चुना। और उसमें नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, तमाम लोग शामिल थे, कृष्णा सोपती, तमाम लोग। मैंने आज फोटो डाली हुई है, सब आप उसमें देख सकते हो। सतपाल डांग उसमें थे, और पाश के बड़े भाई ओंकार सिंह जो उसमें पंजाब में रह रहे थे, तो मैं और उनको साथ लेकर आया था, तो वो उसमें उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो ये बीच का रास्ता नहीं होता तो 1999 में ही 89 में छप। और उसके बाद से भाई समय, जिसके ऊपर साहित्य अकादमी ने मुझे अनुवाद पुरस्कार दिया, डॉक्टर दभोलकर की हत्या के बाद मैंने उसको वापस किया 2014 वगैरह में। तो वो मैंने 93 में छप गया था, और फिर 2000 के आसपास ये संपूर्ण कविताएं जो है आधार प्रकाशन से आ गई थी। तो वो मैंने इस तरीके से, ये पाश का लेखन जो है वो सबसे जरूरी होता है, जो सामने आना, मैंने उनके सक्रियता के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि मुझे शायद यहीं पे अपनी बात समेटनी चाहिए कि आज हम जिस तरीके से उनके 70 वर्ष पूरे होने पर उनको हम याद कर रहे हैं, जिस तरीके से याद कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने पिछले सालों में भगत सिंह को याद किया, आज सिंह आरएसएस के सामने हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में भगत सिंह सबसे बड़ी ढाल है आरएसएस के फाशिज्म के सामने आज। और भगत सिंह आज पूरे अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, तमाम भाषाओं में पूरे का पूरा उपलब्ध। पाश भी इस समय हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, बंगाली में, मलयालम में, कहीं कम कहीं ज्यादा, सब जगह उपलब्ध है। एक सांस्कृतिक मोड़ पे हमें आरएसएस के खिलाफ जो है वो पाश को, इस समय भगत सिंह और पाश को हमें साथ रखना, एक राजनीतिक ढाल के रूप में या हथियार के रूप में। मैंने ना सिर्फ भगत सिंह हमारी ढाल भी है, और भगत सिंह हमारा हथियार भी। मैंने फाशिज्म को जो चोट करने के लिए वो भगत सिंह के विचार हमारा हथियार, और आरएसएस के फाशिज्म के अटैक से बचने के लिए भगत सिंह के विचार हमारी ढाल भी। तो ऐसे ही सांस्कृतिक मोर्चे पे मैंने, आप जानते हैं कि दीनानाथ बत्रा ने जिस तरीके से कोशिश की, इस पे हमने वो वायर में लिखा भी था कि कैसे एनसीईआरटी की किताब से, 12वीं की किताब से, 11वीं की कक्षा से सबसे खतरनाक कविता को निकालने के लिए दीनानाथ बत्रा ने, जो आरएसएस का जो सबसे बड़ा एजुकेशनल एडवाइजर है, जो कुरुक्षेत्र में कभी हिंदी टीचर रहा है, तो उसने वो सारा अभियान चलाया। किस तरीके से पार्लियामेंट में पिछले एनडीए के टाइम में भी सुषमा स्वराज ने उसके खिलाफ बोला, और इस तरीके से मैंने वो सब किया गया। तो वो सारा कुछ जो है वो हमें उस वक्त अपने सांस्कृतिक आंदोलन में शामिल करना है, और पाश को हमारे सबसे बड़े एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में, मैंने फैज के साथ और तमाम पाब्लो नेरुदा के साथ, मैंने बहुत जगह फैज अहमद फैज और पाब्लो नेरुदा, इन सब की आपस में तुलना भी हुई है, नाज़िम हिकमत, सब के सब ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग है। और पाश हिंदुस्तान से हमारे और भी सारे, बहुत सारे कवियों के साथ, खाली पाश ही नहीं है, लेकिन पाश एक कहना चाहिए कि बड़ा, इसको कहना चाहिए कि बन गया, उसका रूप बड़ा बन गया। अगर आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर एंटी फाशिस्ट जो सांस्कृतिक आंदोलन, तो उसमें पाब्लो नेरुदा से, नाज़िम हिकमत से लेकर फैज अहमद फैज से लेकर, अब जब हिंदुस्तान का कोई नाम उसमें शामिल करते हैं तो काफ़ी हद तक पाश का नाम ही उसमें ज़्यादा सामने आ जाता है। तो इस तरीके से एक हम पूरे विश्व के सांस्कृतिक आंदोलन का भी, प्रगतिशील आंदोलन का भी एक अंग बन रहे हैं पाश के साथ साथ।
और ऐसे ही भारत में भी फाशिज्म के खिलाफ जो एक हमारा मोर्चा है, राजनीतिक मोर्चा जिसमें भगत सिंह है, तो सांस्कृतिक मोर्चा उसमें पाश हमारे सबसे बड़े योद्धाओं के रूप में है और सबसे बड़े शहीदों के रूप में। मैंने सांस्कृतिक रूप से आरएसएस या खालिस्तान आरएसएस पे अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर खालिस्तानी पंजाब में कामयाब हो जाते तो हमारा वही सब हाल करते जो आरएसएस हिंदुस्तान में कर रही है। तो इसलिए ये जो धार्मिक आतंकवाद है वो किसी भी तरीके का, वो इस्लामिक आतंकवाद हो, वो खालिस्तानी आतंकवाद हो, वो हिंदुत्व आतंकवाद हो, ये सारे के सारे आतंकवादी, यहाँ तक के शर्म की बात है कि बुद्धिस्ट आतंकवाद भी बन गया है आजकल रोहिंग्या के खिलाफ वहाँ पे और श्रीलंका में। तो इस तरीके के आतंक, धार्मिक आतंकवाद, पाश उसमें फर्क नहीं करता था। मैं बात खत्म करने से पहले बस दो ही उदाहरण दूंगा कि पाश ने जो खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ, धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ एक कविता, आप सब जानते हैं, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, ये उसने भिंडरावाले को संबोधित करके लिखी। और स्टेट के आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से भजनलाल ने 82 में एशियाड के वक्त रास्ते में रोक रोक के सिखों को मारा और फिर जैसे कत्लेआम हुआ, तो बेदखली के लिए विनय पत्र, दो कविताएं दोनों आतंकवादों के खिलाफ पाश ने लिखी। आप चाहें तो मैं इन दोनों कविताओं को पढ़ दूं मेरे ख्याल में, अगर, या फिर नागला जी पढ़ दें। मैंने नागला जी अगर ये करें तो मेरे ख्याल में जब आप कार्यक्रम का अंत करें विनीत के बोलने के बाद या कुछ और चर्चा करें, तो इसका अंत आज नागला जी जो पाश की दो कविताएं पढ़ के करें। मैंने एक धर्म दीक्षा के लिए पत्र जो खालिस्तानी आतंकवाद को संबोधित है भिंडरावाले के रूप में, और एक बेदखली के लिए विनय पत्र जो स्टेट के आतंकवाद संबोधित है, मैंने वो दोनों को पाठ किया जाए तो मेरे ख्याल में आज हम पाश को, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा, मैंने तो फेसबुक पे सुधीर सुमन ने कुछ कमेंट किया था तो मैंने तो उसमें लिखा था, अब चूंकि विनीत बैठे हैं तो मैं ये बात अपनी दोहरा देता हूँ कि प्रलेश, जलेश, दलेश और जस्टम को, सब प्रगतिशील संगठनों को मिलके पाश का जो 17वां इस वक्त हम चल रहा है, तो ये पूरे साल हमें मनाना चाहिए। ये हमारे सांस्कृतिक आंदोलन के लिए एक बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि ये दिन मनाने या साल बनाने ये असल में कोई उस तरीके से सेलिब्रेटिव नहीं है, मैंने सेलिब्रेशन उसमें होती है लेकिन थोड़ा अंश होता है। वो एक हमारे सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने की होती है, हमें खुद को ताकत करने देने के ये सब हम चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से हम भगत सिंह को मनाते हैं, तो वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो हमें ताकत देता है। अब 28 सितंबर आने वाला है, तो 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, पूरे देश में करेंगे। तो ऐसे ही अब पाश का जो शुरू है, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम यही फैसला कर लें कि 9 से लेकर 23 मार्च तक जब पाश का शहादत दिन आएगा और भगत सिंह का भी शहादत दिन आएगा, तो ये 5-6 महीने हम लोग जो है पाश के कार्यक्रम करें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और अपने सांस्कृतिक मोर्चे को, धार्मिक आतंकवाद विरोधी सांस्कृतिक मोर्चे को उसके जरिए ताकत दें। मैं इसके साथ ही अपनी बात करता हूँ और पाश को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया चमनलाल सर, बहुत विस्तार से और बहुत सी ऐसी बातें भी जो हिंदी पट्टी के लोगों को या हम जैसे युवा साथियों को मालूम नहीं होती है, सारी बातें आपने बताई। और पास निस्संदेह पास बहुत बड़े कवि हैं, बहुत प्रिय कवि हैं हम सभी युवाओं के। वो एक तरह से स्टार, या स्टार शब्द सही नहीं होगा, लेकिन हम सभी के वो बहुत ही महबूब कवि जरूर हैं। हम तो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील धारा के बेहद महत्वपूर्ण कवि है, जिनके यहाँ आप देखेंगे कि प्रेम और संघर्ष के जो मायने हैं वो बदलते हैं, और शब्दों में जो विचार होते हैं वो अंगारों की तरह जहन की जमीन पर सुलगने लगते हैं। जब हम इस तरह से उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी पाश के परिचय के दौरान एक बात मैं कहना भूल गया था कि जो अमरजीत चंदन और जिस तरह से चमनलाल सर ने भी बहुत इसे बताया,
तो दस्तावेज के चौथे अंक में पाश की कविताओं को जो प्रकाशन हुआ था वो पंजाबी साहित्य में जो है धमाके की तरह था। जाहिर सी बात है, पाश की कविताएं बिल्कुल अलग किस्म की थी, बिल्कुल झकझोर देने वाली कविताएं थी। और जैसे कि सपने हर किसी को नहीं आते, जैसे एक छोटी सी उसका मैं अंश बताना चाहूंगा उस कविता का, कि बेजान बारूद के कणों में सोई आग के सपने नहीं आते, बदी के लिए उठी हुई हथेली को पसीने नहीं आते, शेल्फों में पड़े इतिहास के ग्रंथों को सपने नहीं आते, सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना, नींद की नजर होनी लाजमी है, सपने इसलिए हर किसी को नहीं आते। साथियों, पास की कविताएं जो है वह हमें जगाती हैं। पास की कविताएं एकदम से झकझोर कर हमें कहती हैं कि जो संघर्ष का रास्ता है वो इस किस्म का है, संघर्ष के रास्ते पे चलना होगा, और संघर्ष जो है वो उसका हासिल क्या होगा ये हम जो चाहते हैं वो हो ना हो, लेकिन संघर्ष करना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विनीत भैया से आग्रह करूंगा कि पाश पर, चूंकि आज पाश की जो टैगलाइन हमारा है कि बीच का रास्ता नहीं होता, और एक तरह से हम ये भी कह रहे हैं कि पाश का होना सत्ता के खिलाफ होना है, इन सभी मुद्दों पर और इसके आधार के पर अपनी बात रखेंगे। विनीत तिवारी भैया। बहुत शुक्रिया कॉमरेड चमनलाल, शेखर, राजेंद्र और सभी साथी। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, उसमें हमारी गलती नहीं थी, हम बाद में पैदा हुए, लेकिन फिराक का वो शेर ऐसे लोगों के लिए याद आता है कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा कि तुमने फिराक को देखा। तो ये फिराक के लिए ही नहीं, ये पाश के लिए भी उतना ही सही है, ये भगत सिंह के लिए उतना ही सही है, ये फिदेल कास्ट्रो के लिए और चे गुवेरा के लिए और शावेज के लिए भी उतना ही सही है। लेकिन उस रश्क से हम अपने आप को थोड़ा सा बचा लेते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे साथी हैं जो इन लोगों से मिले हैं। तो चमनलाल जी जो हमारे साथ हैं, वो उनके दोस्त भी थे, पाश के नज़दीक थे, करीबी थे, और उनके साहित्य को उन्होंने एक तरह से अपने साथ जज्ब कर लिया, बल्कि आगे बढ़ाया तमाम जगहों तक। जो वो बता रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रस्ट है और पाश के नाम पर जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबसे की भूमिका के साथ साथ एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाई है पाश को दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचाने के लिए, वो कॉमरेड चमनलाल ने निभाई है। और मुझे खुशी है कि मैं इनका दोस्त हूं और इनके साथ मुझे कई दफ़ा बातचीत करने का मौका मिला। मैं पाश को उस तरह से केवल पढ़ कर के ही जानता हूँ, इसलिए संस्मरणों के तौर पर मैं अपनी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन और पंजाब के लिटरेचर को भी मैं उस तरह से बहुत नज़दीक से नहीं जानता हूँ, इसलिए कोई क्रिटिकल एनालिसिस और एवोल्यूशन या डेवलपमेंट के बारे में बात करना मुश्किल होगा, ऑथेंटिक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जितना मैंने पढ़ा है और मुझे ये उत्सुकता रहती ही है कि ऐसी क्या वजह थी कि देखिए, किसी भी चीज को देखने के दो तरह से हमें सोचना चाहिए, और वो ये तरीका होता है कि पाश कोई अवतार नहीं थे, उनका नाम जरूर अवतार सिंह संधू पाश था, लेकिन वो अवतार नहीं थे। तो हर क्रांतिकारी या हर इस तरह का कवि जैसे पाश थे, वो अपने समय की पैदाइश होते हैं, वो समय पैदा करता है उनको। तो ये जो वक्त था जिसके भीतर पाश की जो वो कहते हैं कि गरज भरी कविताएं उन्होंने लिखी, वो गर्जन करने वाली कविताएं लिखने की समझ उन्हें उनके समय की समझने थी। उस वक्त के बारे में ऐसा कहा जाता है, और चमनलाल जी और बेहतर बता सकते हैं, कि शिव कुमार बटालवी जो उनके समकालीन जिनका जिक्र किया, वो पूरी तरह आशिक माशूक और मोहब्बत की शायरी, जो पहले की शायरी थी, उस तरह की शायरी की एक रवायत के हिस्से के तौर पर आए थे। और वो भी बहुत ही लोकप्रिय शायर थे, लेकिन उस शायरी में
जनता कहीं मौजूद नहीं थी। एक दुखी दिल था, जिसका दुख महबूबा के लिए हो सकता है। वो महबूबा के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी, अपना विदा होने जैसी चीजें भी उन्होंने लिखी। खुद पाश ने भी ऐसी कविताएं लिखी, अब मैं विदा लेता हूं जैसी कविता। लेकिन आप देखेंगे कि पाश की जो अब मैं विदा लेता हूं कविता, ये उस कविता के उस नज्म के नजदीक जाती है, फैज की उस नज्म के नजदीक जाती है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। और वो मैं विदा लेता हूं, मैंने चाहा था कि मैं इस मोहब्बत के भीतर पूरी तरह रच बस जाऊं, लेकिन ये दुनिया ऐसी है जिसके भीतर की मैं पूरी तरह से सब कुछ और भूल करके केवल तुम्हारी जुल्फों के आगोश में नहीं रह सकता, जैसा फैज कहते हैं उसी तरह से हम देखते हैं कि तो ये एक पक्ष का चयन था। पाश ने जिस तरह के पक्ष को चुना वो जनता का पक्ष था। वो अपनी व्यक्तिगत चीजों को उन्होंने जनता से जोड़ करके देखा। और ये एक दूसरी बात ये है कि इसीलिए कि काफी हद तक उनके पहले की जो जमीन थी वो जनता, वो जो शायरी की जमीन थी वो जनता के, आम लोगों की दुख तकलीफों से, परेशानियों से मुब्तला नहीं थी। और इसलिए ये बहुत जरूरी था कि कोई जनता के साथ में जो हो रहा था, आम लोगों के साथ जो हो रहा था, उसकी बात करे। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि पाश जब बड़े हो रहे हैं, 65 के आसपास आ रहे हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, जैसा कि चमनलाल जी ने इशारा किया कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ये हो रही है कि नेहरू युग का जो पूरा का पूरा विश्वास था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आजादी का जो खुमार था वो धीरे धीरे लोगों के दिलों से उतर रहा है। इसलिए पाश का जो दौर है, जो नक्सलबाड़ी का भी दौर है, और नक्सलबाड़ी के आंदोलन के साथ ही हम ये देखते हैं कि दुनिया के, देश के भीतर जो सबसे गरीब मजलूम तबका था, उसकी इस देश के हुक्मरानों के वादों में जो यकीन पैदा हुआ था वो खत्म होने लगा। और फिर से ये जरूरत महसूस की जाने लगी थी कि हमें गोरों के बाद में अब जो हमारे हुक्मरान बन गए हैं और जो हमारा खून चूस रहे हैं, उनसे भी आजादी की जरूरत है। तो पाश ने उस तरह से पूरे अपने जीवन के भीतर इस उम्र तक आते आते अपने नजदीक जिन चीजों को देखा उसमें एक हिस्सेदारी की। और नौजवान सभा के सदस्य बनने के साथ ही ये मतलब कभी कभी सच में रश्क होता है कि उन्हें ऐसी एक इत्तेफाक भी हासिल हुए, जो इत्तेफाक ऐसे थे जिसमें उनका पॉलिटिसाइजेशन, जिसमें उनका राजनीतिक चेतना का विकास क्रम वो उनकी बहुत ही किशोर अवस्था से ही शुरू हो गया था। तो जब वो जेल में 1970 में थे और उनके ऊपर एक झूठा इल्जाम कत्ल का लगाया गया था, और वो उस इल्जाम के बाद में जेल में रहे, तो वो जेल में भी ये देखते थे, ये जस्ट आफ्टर नक्सलबाड़ी के बाद की बात है, 70 की बात बताई है। तो वो जेल में भी ये देखते थे कि किस तरह से जेल के भीतर भी लोगों के साथ में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं, और कैसे जो सामान्य अपराधी हैं जिनके पास में अपने केस लड़ने के लिए पैसे देने तक के लिए नहीं है। अच्छा, ये इसमें एक बात और मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि ये वक्त वो था जब पंजाब के भीतर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो चुका, और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फायदे थे, जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा था, और उस ज्यादा होते प्रोडक्शन ने असमानता को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया। तो एक तरफ ऐसे लोग थे जो या तो अमेरिका जा रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे, और जिनके पास इतनी पैदावार होने लगी थी कम जमीन के भीतर भी कि उनकी आर्थिक हालात बहुत अच्छे हो गए थे, और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो खेती से अपने आप को विस्थापित करते जा रहे थे, जिनके हाथ से खेती की जमीन खिसकती जा रही थी, क्योंकि उनके वो कर्ज ले चुके थे, बैंकों से कर्ज लिए गए,
वो कर्ज चुका नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे लोग पंजाब की जेलों में उस वक्त बंद थे, और जब पाश को जब भी जेल जाने का मौका मिला तो पाश ने इन लोगों के साथ में इन लोगों की हालत को देखा। और जो बिंब हम देखते हैं पाश की कविताओं के भीतर आने वाले, जैसे नाजिम हिकमत के हमको वो बिंब दिखता है कि मेरे हाथ भूखे दुनिया सुंदर, सींचों के उस पार खिल रहे हैं कार्नेशन के फूल, वैसे ही हमको पाश की कविताओं में पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस के सिपाही से बातचीत, ऐसे बहुत सारी चीजें पाश के पास हमें देखने को मिलती हैं जिसमें उनका सीधा अनुभव है, सीधा साबका है इन लोगों के साथ में। तो उनका पूरा एक पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग जो था वो उस पूरे दौर का हिस्सा था। उसमें अगर मतलब ये तो कहना कोई इस तरह की बात नहीं है कि यूं होता तो क्या होता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वक्त जो था उसमें अगर बटालवी जैसे बड़े शायर रहते भी, वो खत्म ना हो गए होते, अगर वे बने भी रहते तो भी वो दौर के भीतर उस तरह की शायरी के एप्रिसिएशन का दौर सिमटता जा रहा था। और ये जो ताजे हवा के झोंके की तरह से और एक बारूदी विस्फोट की तरह से जो पाश की कविताएं आई, ये लोगों ने हाथों हाथ ली। और सबसे बड़ी बात, पाश की कविताएं अभिजात्य का नहीं, सर्वहारा की जुबान बन करके गई, और इसलिए वो गांवों के खेतों में गाई जाने वाली कविताएं थी, इसलिए वो मजदूरों के जुबान पर बनी हुई कविताएं थी। तो ये एक मेरे ख्याल से पाश की जीते जी जो पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी थी, लोकप्रियता बढ़ी थी, उसमें इन चीजों का बड़ा हाथ था। दूसरी बात ये, अभी देश भगत हॉल की बात हुई, देश भगत यादगार हॉल का जिक्र किया। अभी फरवरी में यानी लॉकडाउन के शायद 1 महीना पहले मैं इफ्ता के राष्ट्रीय महासचिव राकेश और इफ्ता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तनवीर अख्तर बिहार से और मनीष श्रीवास्तव जो राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य हैं, हम सब लोग जो है जालंधर में देश भगत यादगार हॉल गए थे। वहां पर मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ कि इफ्ता का राष्ट्रीय सम्मेलन जो होने वाला अक्टूबर में होना, उसका तय हुआ था, लेकिन अब तो वो दौर अब आगे खिसकेगा। तो हम लोग वो देख करके आए, और वो जगह देख करके मुझे पाश की, बलराज साहनी की, क्योंकि बलराज साहनी का इतना विपुल लेखन हिंदी में भी मौजूद है अनुवाद के जरिए, कि उनकी कहानियों से लेकर के आत्मकथा तक, कि वो देश भगत यादगार हॉल को देखना अपने आप में बहुत सारी स्मृतियों को एक साथ आज जिक्र हुआ तो मुझे ये याद आया। दूसरी बात मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आज़ादी के बाद के उत्तर भारत के समाज को समझने के लिए, यानी हिंदी बेल्ट के समाज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है गद्य में परसाई को और श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी को पढ़ना। ये मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, क्योंकि वो मोह भ्रम के दौर को सबसे ज़्यादा बारीकी से और परसाई जी गुस्से के साथ में पकड़ते हैं। राग दरबारी में तो केवल व्यंग हो सकता है, लेकिन परसाई जी कई बार चाबुक की तरह से उससे निपटते भी अपने लेखन के जरिए। और वैसे ही मैं समझता हूँ कि कविता में उत्तर भारत के समाज के भीतर जिस तरह का मोह भ्रम का दौर आया, मोह भंग का दौर आया, वो दौर को दर्ज करने वालों में सबसे ज्यादा जो प्रखर आवाजें रही, उनमें धूमिल, पाश, नागार्जुन जैसे कवि बहुत ही जरूरी पढ़ना है। लेकिन एक और बात मैं आपको पाश की कविताओं के संदर्भ में बताता हूँ। जैसे डॉक्टर चमनलाल ने बताया कि पाश के भीतर एक मैच्योरिटी के लेवल्स हैं, एक पोएट्री की मैच्योरिटी के लेवल हैं, अपने रेवोल्यूशनरी अप्रोच की मैच्योरिटी के लेवल्स हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो पहले एक गुस्सा है, और फिर गुस्से के बाद में एक उस गुस्से में हर तरह के पूंजीवादी या बिल्कुल जो आपको बिल्कुल साफ नजर आते हैं कि ये दुश्मन है। यानी
अंबानी दुश्मन है, अडानी दुश्मन है, या टाटा और बिरला दुश्मन है, यानी ये पूंजीपति हैं और ये सरकार को चलाने वाले नेता हैं, ये दुश्मन है। तो ये दुश्मन एक तरह से नजर आते हैं और इनके खिलाफ आप कविता लिखते हैं अपने पूरे रचाव के साथ में, अपने पूरे शिल्प के साथ में। लेकिन इसके आगे की जो मेच्योरिटी का लेवल रहता है वो है कि आप फिर देखते हैं सिस्टम, वो सिस्टम है, ये तो मनुष्यों के तौर पर आपको चिन्ह नजर आ जाएंगे, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के भीतर के तत्वों को आप समझने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से हमें दिखाई देता है कि जो सिस्टम को समझने की इनकी प्रक्रिया थी वो आगे चल करके हमें दूसरे संग्रह में देखने को मिलती है, जहाँ पर उन्होंने संविधान जैसी कविता लिखी है कि ये संविधान जो है वो इस सिस्टम को बना रहा है, और उस सिस्टम के जो भी चीजें हैं उनको हमें निगेट करना है। फिर नेक्स्ट लेवल पर हम देखते हैं कि उनकी कॉमरेड के साथ जो बातचीत है आखिरी के हिस्से में जो कविताएं हैं, मैं उनके कुछ अभी कोट भी कर दूंगा आप लोगों के लिए, कि आखिरी हिस्से में वो कॉमरेड से बातचीत में एक तरह से जो अपने ही हैं, ये अपोजिट सिस्टम नहीं है, ये वो लोग हैं जो हमारे ही हैं, जिनके साथ मिल करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी एक वैचारिक मुठभेड़ की आवश्यकता आपको पड़ती है। यानी संघर्ष के दौर में ये होगा ही होगा कि जो आपके साथ लड़ रहा है वो उसके साथ भी आपको वैचारिक मुठभेड़ की जरूरत पड़ेगी, और वो वैचारिक मुठभेड़ एक तरीके से एक दूसरे को आईना दिखाने की काम भी करती है, क्योंकि ये स्थूल लड़ाइयाँ जो सीधी लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ पर बंदूक चलाना है, छापा मार लड़ाई करनी है, या इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, इसमें आपके सामने दुश्मन की बहुत ही स्पष्ट परिभाषा होती है। फिर आपको सिस्टम से बारीक तौर पर लड़ना होता है, और फिर आपको जिस सिस्टम को आप तजवीज कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ऐसे बनाया जाए, तो जो बनाने का प्रपोजल करने वाले साथी हैं उनके साथ में एक वैचारिक संघर्ष करना, अंत में वो संघर्ष आपको स्वयं अपने साथ में करना। तो ये जो हम स्टेजेस देखते हैं वो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण तरह से मैं समझने की कोशिश करता हूँ पाश को इस तरह से, और पाश के उस तरह के काम के साथ में जो पाश ने अमेरिका से किया, जो पाश ने मतलब पढ़ाकू तो वो थे ही बहुत जबरदस्त, साइंस पर भी उन्होंने लिखे हैं लेख, और उनका एक तर्जुमा पहल के किसी अंक में छपा भी था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने दुनिया के तमाम बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, राइटर्स को, पोइट्स को पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए जो उनके ऊपर हमें मतलब नेरुदा से तो वो खासे प्रभावित थे, हालांकि उस वक्त नेरुदा को कई लोग प्रोपेगेंडिस्ट मानते थे, लेकिन नेरुदा को उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, और नेरुदा के अलावा ट्रॉट्स्की का, या फिर जैसे जितने और रशियन राइटर्स थे उनके साथ में जो रिवॉल्यूशन के दौरान के राइटर्स थे, वो सब लोगों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। फिर उन्होंने आखिर के वक्त में ये भी मैं मतलब शेयर करता हूँ, कहीं मैंने पढ़ा कि उन्होंने एक स्कूल बनाया था जिसमें चपरासी से लेकर के, अपने एक गांव में स्कूल बनाया था जिसमें चपरासी से लेकर के टीचर और प्रिंसिपल तक का सारा काम वो खुद करते, और उस स्कूल में जो नारे लिखे हुए थे या जो पोस्टर्स लगे हुए थे, वो पोस्टर्स भी बड़े दिलचस्प थे। वो पोस्टर्स थे कि जब तक औरतें अनपढ़ रहेंगी तब तक वे गुलाम बनी रहेंगी, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक गरीब गरीब बने रहेंगे, ईश्वर को मानने वाले लोग मूर्ख होते हैं। इस तरह के बहुत सारे मैंने पढ़ा, कहीं किसी लेख के अंदर जिक्र था, शायद टी.एस. गिल ने इसको किसी आर्टिकल में लिखा है, वहां पर से मैंने ये कोटेशन, तो बड़े दिलचस्प काम थे। यानी एक तरफ तो एक दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा, और साथ में कहीं ना कहीं खुद जहाँ पर हैं वहां पर भी अपनी मौजूदगी को इस तरह से प्रेरक बनाए रखने का काम वो कर रहे थे।
और इनके अलावा मैं आपको कुछ एक कविताओं के उदाहरण के साथ में ये बात करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो उनकी हमको देखने को मिलती है कि तो सबसे पहली कविता जब बीच का रास्ता के भीतर उन्होंने चमनलाल जी ने अनुवाद किया था, वो भारत को, आप इस भारत को देखिए, और फिर जो बाद में उन्होंने एक और कविता लिखी, उस भारत को भी देखें। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द, जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। और अंत में वो इस कविता के कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर हैं, जहाँ अन्न उगता है, जहाँ सेंध लगती है। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं मेरा नाम खारिज कर। अगर एक तरफ देश के भीतर उनकी इस तरह की समझ है कि देश जो है वो लोगों का देश है, जो खेतों के भीतर काम करते हैं और जहां उनका शोषण किया जाता है उन उस देश के हिस्से हैं। और लेकिन फिर उनकी अप्रोच जो है कि अगर वो देश के ऊपर ऐसे लोग कब्जा कर लेते हैं तो उस देश से मेरा नाम खारिज कर। ये यहाँ तक की जो पहुंच है, जो जो ये छलांग नहीं है, ये एक क्रमिक सोच है, क्रमिक पहुंच है। इसी तरह से उनकी एक कविता जो संविधान का मैंने जिक्र किया, अब सोचिए कि पहले संग्रह, ये दूसरे संग्रह से है संविधान कविता। संविधान के बारे में तो बहुत ही अभी पिछले इस कोविड के ठीक पहले तक हम लोग संविधान बचाने की लड़ाइयों में शामिल थे। एनएलसी और एनआरसी और सीएए और ये सारे जो प्रोटेस्ट चल रहे थे शाहीन बाग के, वो सारे प्रोटेस्ट जो थे वो ये थे कि हमारे संविधान की आत्मा को बचाया जाना जरूरी है। सेव कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, हर्षमंदन ने कहा, अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की। और पाश उस वक्त में क्या लिख रहे हैं, ये पुस्तक मर चुकी है, इसे ना पढ़ें, इसके शब्दों में मौत की ठंडक है और एक एक पृष्ठ जिंदगी के आखिरी पल जैसा भयानक। यह पुस्तक जब बनी थी तो मैं एक पशु था, सोया हुआ पशु, और जब मैं जागा तो मेरे इंसान बनने तक ये पुस्तक मर चुकी थी। अब यदि इस पुस्तक को पढ़ोगे तो पशु बन जाओगे, सोए हुए पशु। तो मैं उस वक्त भी ये बात कहा करता था, शायद यहाँ पर भी कभी इस मंच पर भी कही हो, कि देखिए बचाने से नहीं बचेगा। और पाश की जो ये लाइन है संविधान के बारे में, इसका मतलब ये है कि संविधान को वाकई में जीवंत दस्तावेज बनाओ, इसके भीतर जो लोगों के लिए हक मुकर्रर किए गए हैं वो उन्हें दो, और ये हक पाश के वक्त में भी नहीं दिए जा रहे। और अब जो स्थिति है वो ये है कि हक तो नहीं ही दिए जा रहे हैं, बल्कि किताब में जो लिखा था कि दिए जाएं, उस किताब को भी छीन लेना चाहते हैं, उस किताब को भी बदल देना चाहते हैं। तो ये लड़ाई को इस लेवल तक ले जाने के लिए जिस सच का उदाहरण देते हैं पाश, वो हमारे लिए एक बहुत समझ का। और दूसरी बात, मैं कुछ ऐसे बिंबों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिनकी, जो उनकी कविता की विशेषता है। मतलब हम लोग तो अनुवाद ही पढ़ पाए हैं, वो भी कॉमरेड चमनलाल के सौजन्य से, लेकिन उस अनुवाद के भीतर कई बार तो हम उनके बिंबों को समझने के लिए 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, और फिर कई बार ये सोच करके छोड़ भी देना पड़ता है कि अभी नहीं आएंगे ये समझ में, हो सकता है बाद में कभी ये बात समझ में आए। अब मैं कॉमरेड से बातचीत का एक जो है पहला जो कविता है उसका आपको एक कुछ हिस्सा पढ़ करके सुना रहा हूँ, जिसमें उनके बिंब देखिए। ए ठंडी देवची, तुम्हें और तुम में उबल रहे वक्तों को सलाम। ए फिसलते पक्षी, तुम्हें और तुम में जाम, मतलब तुम में फंसे हुए अंबर को सलाम। हे जलते वनों के योगी, तुम्हारे सीलन भरे जत सत और तुम्हारे राख हो गए रब, दोनों को नमस्कार। नमस्कार मेले में रूठे खड़े बच्चे को, जिसकी जिद है लाख के रंगीन घोड़े के लिए और गेंडे की बेसुरी शहनाई के लिए।
सलाम भीग रही नसों पर आदतन फिर रहे जानदार हाथ को, प्यारे कॉमरेड हम दोनों के जिस्म में पल पल घट रहे शमशान को मेरा सलाम। कॉमरेड अब ये देखिए, ये बिंब देखिए कॉमरेड, ये जानते हो ये बुर्जुआदी शराब की तरह पुरानी हो गई है और हम मांस के टुकड़े की तरह। कॉमरेड मध्य वर्ग अभी भी भगोड़ा है, संघर्ष से नहीं, ये पागल खाने से निकल भागा मुजरिम है और कभी घर वालों तो कभी पुलिस की तरह सिद्धांत इसका पीछा कर। तो ये जो बिंब है मतलब इस तरह के कई बार औघड़ बिंबों की तरह से वो आते हैं और कई बार वो इस कदर जब हम देखते हैं कि उनको बहुत ही फोर्सफुली कुछ कहना है तो वो इतनी अभिधा में अपनी बात रखते हैं जैसे वो कविता प्रतिबद्धता कि हम झूठ मूठ का कुछ नहीं चाहते, जिंदगी समाजवाद या कुछ भी हो, जो भी है हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। तो ये जो इस तरह की बात को करने की जो सलाहियत, जो हौसला और हुनर, ये सब चीजें तब हासिल होती हैं जब एक तरह से एक व्यक्ति उस तरह के जीवन के भीतर डूबा हुआ रहता है। और हमें इसीलिए मतलब इनके साथ में हम आज याद कर रहे हैं तो याद करना चाहिए जो मखदूम ने किया, जो तेलंगाना के भीतर लड़ाई के मोर्चे पर भी मौजूद थे और जो अपनी शायरी के साथ में भी मुस्तैदी के साथ में लड़ाई के भीतर शामिल थे। तो ये जो चीज़ें मैं और एक आध आपको पढ़ करके सुनाऊंगा जिसमें उनकी एक, देखिए जो अभी बात की थी कॉमरेड चमन लाल ने कि ट्रॉट्स्की से और स्टालिन से हट करके ट्रॉट्स्की से पर उनका प्रभाव, ट्रॉट्स्की का प्रभाव उन पर कुछ वक्त रहा। तो वो एक जगह कहते हैं, कॉमरेड तुम्हारा स्टालिन बहुत बड़बोला था, जानता नहीं था कि आदमी के रक्त में सही इतिहास का सही बदल भी होता है। जिसे वह सही इतिहास कहता था वह सिर्फ इतिहास इत्तेफाक के घूमते पंखे के आगे आ गए पंखों में से एक पंख था। किसी भी आज की गर्दन पर हाथ रखकर वक्त को पकड़ने का ऐलान तुम्हें कैसा लगता है कॉमरेड? और शब्द स्टेट में से, और ये कैपिटल में और अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और शब्द स्टेट में से दोनों में से तुम्हें कौन सी टी पसंद है कॉमरेड? अफलातून का गणराज्य, अरस्तु का राज्य धर्म और ट्रॉट्स्की की खोपड़ी में धंसी कॉमिंटर्न की कुल्हाड़ी, कॉमरेड तुम्हें तीनों में कोई रिश्तेदारी लगती है? तो जो बात मैं उस वक्त कह रहा था कि ये अपने ही साथ में जो लोग साथी लोग लड़ रहे हैं उनके साथ एक वैचारिक द्वंद्व की स्थिति उनके साथ में, ये क्योंकि ये आखिरी की कविताएं मानी जाती हैं उनके जीवन की, इसलिए हमें इन कविताओं के माध्यम से ये पता चलता है कि एक लगातार परिपक्वता की जो स्थिति थी वो पाश के भीतर लगातार आती जा रही थी और पाश को खोना बेशक एक बहुत बड़ी दुखदाई घटना है और इस तरह का मतलब हम लोगों के लिए जैसी दुखदाई है उससे ज़्यादा उनके परिवार के लिए बहुत दुखदाई घटना रही वो। लेकिन पाश की ये क्रांति की चिंगारियां हैं, क्रांतिकारी कविताओं की जो हमारे सामने जलती हुई मशालें हैं, इनको लेकर के हम सब लड़ते रहे। मैं आपको ये इत्तेफाक की बात है कि अभी 1-2 रोज पहले ये छत्तीसगढ़ वाला मामला हुआ तो उसके बाद से जो साथियों के बधाइयों के संदेश आ रहे हैं कि आप बरी हो गए और मुआवजा आपको मिला इस सब के लिए, तो वो उन संदेशों में भी पाश की पंक्ति लिखी हुई आ रही है, हम लड़ेंगे साथ। तो ये एक बड़े हौसले की चीज होती है और शायद जीवन में तो हमें नहीं पता कि किस तरह से पाश ने कब क्रांतिकारी बनना या ना बनना तय किया, तो मतलब एक जीवन में जो आता गया वो करते गए, उस तरह से भी होता है। कितनी बार जेलों में गए, तो इसलिए बहुत ज्यादा निर्णायक और ये सोचना कि आगे चल करके ऐसी योजना बनाई जाए कि 60 बरस की उम्र में ये करेंगे, ऐसा सब शायद उन्होंने नहीं किया होगा कि जब समाजवाद आएगा तब हम राज्य को किस तरह से बनाएंगे, ऐसी कोई योजना उनकी होने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हाँ,
सपने देखना उनके भीतर शामिल रहा, और सपने देखने के लिए, जैसे शेखर ने जिन पंक्तियों का उल्लेख किया, वो सपने देखने के लिए जिस तरह के दिल का होना जरूरी है वैसा दिल वो रखते थे। और हम सभी ये समझते हैं कि उनके उस सपने को हम लोग तामीर तक ले जा पाए, जिसको कहते हैं जीत तक लड़ाई, हास्ताला सिंपरे। हम उस लड़ाई को तब तक कायम रखेंगे जब तक कि जीत इंसानियत की आखिरी तौर पर नहीं हो जाती। और ऐसे मौके अगर हम साधारण लोगों को किसी क्रांतिकारी मौके की तरफ ले जाते हैं, तो उनका सामना करने की ताकत हमें पाश की इन पंक्तियों से मिलती है। बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो वो दोनों कविताएं, क्योंकि राजेंद्र के पास नहीं है, तो मैं पढ़ करके सुना सकता हूँ। अगर वो जो आपने बेदखली के लिए विनय पत्र और धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र। जी भैया सुना दीजिए। बेदखली के लिए विनय पत्र। मैंने उम्र भर उसके खिलाफ सोचा और लिखा है। अगर उसके अफसोस में पूरा देश ही शामिल है, तो इस देश से मेरा नाम खारिज कर। मैं खूब जानता हूं नीले सागरों तक फैले हुए इस खेतों, खानों, भट्ठों के भारत को। वह ठीक इसी का साधारण सा एक कोना था, जहां पहली बार जब दिहाड़ी मजदूर पर उठा थप्पड़ मरोड़ा गया किसी के खुरदुरे बेनाम हाथों में, ठीक वही वक्त था जब इस कत्ल की साजिश रची गई। कोई भी पुलिस नहीं खोज पाएगी इस साजिश की जगह, क्योंकि क्यूबें सिर्फ राजधानी में जगमगाती हैं और खेतों, खानों व भट्टों का भारत बहुत अंधेरा है। और ठीक इसी सर्द अंधेरे में होश संभालने पर, जीने के साथ साथ पहली बार जब इस जीवन के बारे में सोचना शुरू किया, मैंने खुद को इस कत्ल की साजिश में शामिल पाया। जब भी बीभत्स शोर का खुरा खोज मिटाकर मैंने टर्राते हुए टिड्डे को ढूंढना चाहा, अपनी पूरी दुनिया को शामिल देखा है। मैंने हमेशा ही उसे कत्ल किया है, हर परिचित की छाती में ढूंढकर। अगर उसके कातिलों को इस तरह सड़कों पर देखा जाना है, तो मुझे भी मेरे बनती सजा। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इस आधार पर बचता रहूं कि भजनलाल बिश्नोई को मेरा पता मालूम नहीं। इसका जो भी नाम है गुंडों की सल्तनत का, मैं इसका नागरिक होने पर थूकता हूँ। मैं उस पायलट की चालाक आंखों में चुभता भारत हूँ। हाँ, मैं भारत हूँ चुभता हुआ उसकी आंखों में। अगर उसका अपना कोई खानदानी भारत है, तो मेरा नाम उसमें से अभी खारिज कर। ये जनवरी 1985 में छपी थी। और जो धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र का है, ये उसके पहले मुझे पढ़नी चाहिए थी, लेकिन पहले ये खुल गई। धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, जैसा कि चमनलाल जी ने बताया, कि भिंडरावाले को संबोधित करके लिखी गई थी, और बहुत ही मार्मिक कविता है। एक माँ की तरफ से लिखी गई है। आमतौर पर आप देखेंगे, ये भी एक चीज की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कि आमतौर पर मतलब पाश जैसे जो कवि होते हैं, वो दूसरे की तरफ से कविता नहीं लिखते, वो कुछ बन करके नहीं लिखते। जैसे निराला ने लिखा वह तोड़ती पत्थर, तो उन्होंने तोड़ती पत्थर वाली औरत को देखा, पत्थर तोड़ने वाली औरत बन करके कविता नहीं लिखी। तो ये अक्सर आप देखेंगे कि ऐसी कविताएं जो लोगों की हैं वो प्रथम पुरुष में रहती हैं, क्योंकि वो अपने अनुभव को इस तरह से बदलना नहीं चाहते। लेकिन ये एक बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से और एक खास पर्पस के साथ में, खास मकसद के साथ उसी तरह से लिखी गई कविता है, और इसलिए ये उनकी बहुत भिन्न किस्म के शिल्प की कविताओं में से ये है धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र।
मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु, आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। तेरे इस तरह गरजने के बाद आदमी तो दूर दूर तक नहीं बचे। अब सिर्फ औरतें हैं या शाकाहारी दोपाए जो उनके लिए अन्न कमाते हैं। धर्मगुरु, तुम सर्व कला संपन्न हो। तुम्हारा एक मामूली सा तेवर भी अच्छे खासे परिवारों को बाड़े में बदल देता है। हर कोई दूसरे को कुचलकर अपनी गर्दन तीसरे में घुसेड़ता है, लेकिन धर्मगुरु, मेरी तो एक ही गर्दन है, मेरे बच्चे की, और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। मैं तुम्हारे बताए हुए इष्ट ही फूटूंगी, मैं तुम्हारे पास किए हुए भजन ही गाऊंगी, मैं दूसरे सभी धर्मों को फिजूल कहूंगी, लेकिन धर्मगुरु, मेरी एक ही जबान बची है, मेरे बच्चे की, और आदमी बेचारा रहा नहीं। मैं पहले बहुत पगलाई रही हूं अब तक। मेरे परिवार का जो धर्म होता था, मेरा उस पर भी कभी ध्यान नहीं गया। मैं परिवार को ही धर्म मानने का कुफ्र करती रही हूँ। मैं पगली सुन सुनाकर पति को ही ईश्वर कहती रही हूँ। मेरे जाने तो घर के लोगों की मुस्कुराहट और त्योरी ही स्वर्ग और नरक रहे। मैं शायद कलयुग की बीट थी धर्मगुरु। तुम्हारी गरज से उठी धर्म की जयकार से मेरे से बिल्कुल उड़ गया है कुफ्र का कोहरा। मुझ मुई का अब कोई अपना सच न दिखेगा। मैं तेरे सच को ही एकमात्र सच माना करूंगी। मैं औरत बेचारी तेरे जांबाज शिष्यों के सामने हूं भी क्या। किसी भी उम्र में तेरी तलवार से मैं कम खूबसूरत रही हूँ। किसी भी रौ में तुम्हारे जलाल से फीकी रही हूँ। मैं तो थी ही नहीं, बस तुम ही तुम हो धर्मगुरु। मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु। वैसे अगर 7 भी होते तो वे तुम्हारा कुछ न कर सकते थे। तेरे बारूद में ईश्वरीय सुगंध है। तेरा बारूद रातों को रौनक बांटता है। तेरा बारूद रास्ता भटकों को दिशा देता है। मैं तुम्हारी आस्तिक गोली को अर्थ दिया करूंगी। मेरा एक ही बेटा है धर्मगुरु, और आदमी बेचारा सिर पर रहा नहीं। शुक्रिया। शुक्रिया विनीत भैया। पास पर जो हम जो पास को समझना चाहते हैं, पास पर हम बातचीत करना चाहते हैं, तो पास की कविताओं को पढ़कर उनको समझना सबसे आसान तरीका है या सबसे मूल तरीका है। और जिस तरह से चमनलाल सर को सुनना, दरअसल ऐसा लगता है कि हम पास को नज़दीक से देख रहे हो, भले हमने कभी उनको नहीं देखा। उसी तरह आपने जिस तरह से उनके कविताओं के बहाने से उनकी रचनाओं के आधार पर जो हमें उनकी रचनाओं को समझने का और एक अलग तरीके से उसको भी देखने का जो एक आधार आपने दिया, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे साथियों के लिए। आपने बहुत अच्छी बीच में एक बात कही कि जो बड़े कवि होते हैं हमेशा प्रथम पुरुष में अपनी बात रखते हैं, और जिस तरह से पाश ने अपनी बात निसंदेह रखी है बहुत सारी अपनी करना रचनाओं में। चाहूंगा, हम पाश को उनकी 70वीं जयंती पर याद। मैं एक बात ठीक करना चाहूंगा। उसे प्रथम पुरुष न कहा जाए, प्रथम जी व्यक्ति भैया। कहा जाए, क्योंकि जेंडर सेंसिटिव हाँ हमें शब्दावली तैयार करनी चाहिए। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया सर सुधारने के लिए। प्रथम व्यक्ति के शब्दावली में उन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं, पाश ने, पाश चूंकि बहुत बड़े कवि हैं निसंदेह। पास के यहाँ जैसे देखते हैं कि पास के यहाँ प्रेम और विद्रोह सब एक स्वर में आते हैं, एक ही तरह से जब वो प्रेम की बात कर रहे होते हैं वो विद्रोह की बात कर रहे होते हैं। और हम जानते ही हैं कि प्रेम जो है वो विद्रोह के बिना संभव नहीं है। हम महान क्रांतिकारी चे गुवेरा की बात को याद कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि प्रेम की अद्भुत भावना के बिना सच्चा क्रांतिकारी नहीं हुआ जा सकता। साथियों, पाश की कविताओं में जो है वो गाँव के, खेत खलिहानों के, किसानों के, मेहनतकश आवाम के जो बिंब मिलते हैं, और वो बिल्कुल अद्भुत हैं। जो वो जमीन से जुड़ा हुआ ही रचनाकार जो होता है
वो इस तरह के बिंब रचता है और इस तरह से हमें वो उस ज़मीन तक उस हकीकत तक हमें जोड़ता है। और गले तक जीने की चाह रखने वाले जो कवि हैं पाश, बिल्कुल जिजीवसा से भरे हुए कवि हैं। साथियों, उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएँ इस कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी कविताओं पर बातचीत थी। मैं नाम इसलिए गिनाना चाहता हूँ कि शायद साथियों को उनकी बहुत सारी कविताएँ जो बहुत प्रसिद्ध कविताएँ वो तो याद हैं ही और वो उनको पढ़ते भी रहते हैं, यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। बहुत उनकी कविताएँ हैं, जैसे कुछ खास कविताएँ मैं बताना चाहूँगा नए साथियों के लिए, जैसे सबसे खतरनाक, घास, सपने, 23 मार्च भगत सिंह पे लिखा उन्होंने, हम लड़ेंगे साथी अक्सर हम गाया करते हैं, मैं पूछता हूँ या अब विदा लेता हूँ, सपने हमारे लहू को आदत है, अपनी सुरक्षा से, या हम झूठ-मूठ का कुछ भी नहीं चाहते, एक कविता संविधान जो विनीत भैया ने पढ़ी, प्रतिबद्धता और भारत। तो ये तमाम कविताएँ हैं, उनकी बड़ी कविताएँ हैं साथियों। और इस वक़्त तमाम साथियों से मैं विदा लेने से पहले मैं ज़रूर पाश को, चूँकि आज उनकी जयंती है और बिना उनकी कविता को मैं पढ़े बिना अपने को नहीं रोक पाता। उनकी बहुत सारी कविताएँ मुझे प्रिय हैं। एक कविता मैं अपनी भी मैं सुनाना चाहूँगा उनका। उनकी एक कविता है अब मैं विदा लेता हूँ, तो मैं उनके कुछ अंश केवल मैं अच्छी इसलिए भी लगती है क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जब हम फ़ैज़ को, साहिर को पढ़ते हैं तो उसी पंक्ति में हम इस कविता को भी देखते हैं। ये कविता कुछ इस तरह से है कि अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। पूरी ही कविता सुना दीजिए जी, कोशिश शेखर, करता हूँ। जी, पूरी ही जी, कविता सुना दीजिए। जी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं पूरी ही सुनाता हूँ। अब विदा लेता हूँ मेरी दोस्त, मैं अब विदा लेता हूँ। मैंने एक कविता लिखनी चाही थी, सारी उम्र जिसे तुम पढ़ती रह सकती। उस कविता में महकते हुए धनिये का ज़िक्र होना था, ईख की सरसराहट का ज़िक्र होना था। उस कविता में वृक्षों से टपकती ओस और बाल्टी में दुहे दूध पर गाती झाग का ज़िक्र होना था। और जो भी कुछ मैंने तुम्हारे जिस्म में देखा था, उस सब कुछ का ज़िक्र होना था। लेकिन बहुत ही बेस्वाद है दुनिया के इस उलझे हुए नक्शे से निपटना। और यदि मैं लिख भी लेता शगुनों से भरी वह कविता, तब वह वैसे ही दम तोड़ देती तुम्हें और मुझे छाती पर बिलखते छोड़कर। मेरी दोस्त, कविता बहुत ही निस्सत्व हो गई है, जबकि हथियारों के नाखून पूरी तरह बढ़ आए हैं। और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है। और अब हर तरह की कविता से पहले हथियारों के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी हो गया है। मैं आदमी हूँ, बहुत कुछ छोटा-छोटा जोड़कर बना हूँ, और उन सभी चीज़ों के लिए जिन्होंने मुझे बिखर जाने से बचाए रखा, मेरे पास आभार है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। प्यार करना बहुत ही सहज है, जैसे कि ज़ुल्म को झेलते हुए खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना। तो यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत सी इच्छा थी। तो यह सभी भूल जाना मेरी दोस्त, सिवाय इसके कि मुझे जीने की बहुत इच्छा थी, कि मैं गले तक ज़िंदगी में डूबना चाहता था। मेरे हिस्से का भी जी लेना, मेरी दोस्त, मेरे ही हिस्से का जी लेना। साथियों, पाश कि इस तरह की कविताएँ जब हमारे सामने आती है तो हमारे ज़हन में बिल्कुल एक अलग तरह की जो तरंगित करती है, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको। एक तरह से उठा-पटक जो होता है वो ज़हन में वो शुरू हो जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जैसे हमने कहा कि सत्ता के खिलाफ होना ही पाश होना है। वो प्रेम की कविताएँ भी लिखते हुए विद्रोह की बात करते हैं और विद्रोह और प्रेम को एक साथ एक ही पंक्ति में रखते हैं, और निस्संदेह ये बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। और ज़ाहिर-सी बात है कि सिर्फ़ पाश कह सकते थे कि बीच का रास्ता नहीं हो सकता। हमें बीच का रास्ता नहीं चुनना है, और हमारे सामने स्पष्ट रास्ता है कि हम तमाम जो विसंगतियाँ हैं, जो सत्ता की ज़ुल्म है, उसके जो जो समाज में सरमाएदारी की जो व्यवस्था से पैदा हुई जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो ज़ुल्म और अत्याचार है, जिस तरह से संविधान को आज तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाएँ समाप्त की जा रही है, जिस तरह से बोलने की आज़ादी पर भी उस किस्म से हम उसको नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल वो कह पा रहे हैं। हम कह पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम कहना चाह रहे हैं, वरना कहने देने के ही बहुत सारे तमाम जो आसान हम कह सकते हैं जो सामान्य रास्ते थे वो बंद किए जा चुके हैं, और अब कहना है तो वो जोखिम उठाकर ही कहना है। जिस तरह से पाश ने कहा अपने समय पर, हम बहुत कुछ पास से जैसी कवियों से सीखते हुए भी आज अपनी बात कहते हैं, और हमेशा उनकी एक जो बहुत
मशहूर पंक्ति, जैसे कि विनीत भैया ने कहा कि अक्सर हम लड़ाइयों में, अक्सर हम कार्यक्रमों में बिल्कुल हम ये कहते हैं और एक पंक्ति हम बार बार दोहराते हैं कि हम लड़ेंगे साथी। और हम जब भी किसी को अपने साथियों के बीच में कुछ साझा करना चाहते हैं, कोई संघर्ष की बात हो रही होती है, तो हम जरूर इस पंक्ति को याद करते हैं, हम लड़ेंगे साथी, जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। तो इन्हीं तमाम शब्दों के साथ में आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र नागले जी, जिन्होंने पाश की कविता को बहुत खूबसूरती से पेश किया, और चमन लाल सर, उन्होंने बहुत एक बात मैं शेखर बताऊं, जी भैया। राजेंद्र ने ये बात नहीं बताई, ये हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया था आदिवासियों के ऊपर, जब अत्याचार हो रहे थे और कई जगहों पर उनके ऊपर गोली चालन हुआ था, उड़ीसा में पॉस्को वाले मामले में। तो हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया था, धरती पर कहाँ है हमारी जगह, और उस नाटक के अंत में ये कविता को इस्तेमाल किया था, और उत्पल बनर्जी और राजेंद्र ने मिलकर के इसकी उस वक्त धुन बनाई थी। इसलिए जब तुमने कहा कि कोई गा सकता है क्या, तो तुरंत मुझे ख्याल आया, और मुझे ये धुन बहुत अच्छी लगती है। ये उस कविता के मिजाज की धुन है जो उसके भीतर कहा गया है। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया विनीत भाई, थैंक यू। जी जी विनीत भैया, और बेशक हम पाश की कविताओं को जब तक हम उसकी सांगीतिक प्रस्तुति नहीं सुनते तो हम एक तरह से लगता है कुछ कमी रह गई है। तो बहुत शुक्रिया राजेंद्र भाई इस कविता की पेशकश के लिए। चमनलाल सर, जिन्होंने पाश की लगभग सभी रचनाओं की, उनकी सारी गद्य और गद्य की रचनाओं की भी वो अब काम कर रहे हैं, बल्कि प्रकाशित भी है, वाणी से आई है। तो पाश पर बहुत, जिसको हम कह सकते हैं इन डेप्थ जो बात चमनलाल सर ने बताई है, बहुत कुछ ऐसी बातें जिसे हमने पहली बार ही सुना। और साथ ही विनीत तिवारी भैया, जिन्होंने पाश की रचनाओं को नजरिए से देखने की कोशिश की। हम जिस तरह से इस कार्यक्रम के जरिए युवा साथियों को, खास करके पाश के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में और पास की जिंदगी के बारे में भी ये समझाना, ये बताना चाह रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि पास ऐसे कवि जो होते हैं वो हमेशा नहीं पैदा हुआ करते। पाश का होना अपने आप में, उनकी कविता अपने आप में एक घटना की तरह ही साहित्य के जगत में या समाज में उत्पन्न होती है। तो जाहिर से तौर पर बात है कि हम आज भी उनके पास की प्रासंगिकता, ऐसा नहीं है कि पास जैसे कभी हम अक्सर या हमेशा पा जाते हैं। तो इसलिए जब हम पाश की बात करते हैं तो उनकी कविताओं से, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है। पास जैसे निडर कवि का होना बहुत कम है, बहुत कम कवि हैं जिनमें हम फैज का नाम ले सकते हैं, जिनमें हम नाजिम हिकमत का नाम ले सकते हैं, ब्रेक का नाम ले सकते हैं। तो इसी पंक्ति में, विश्व के जो क्रांतिकारी कवियों की पंक्ति में पाश खड़े हैं। तो निसंदेह हम पाश को आज उनकी 70वीं जयंती पर जब याद करते हैं तो पास से हम सीखने की जो चाह है उसमें हम और इजाफा करें। पास को हम हमेशा पढ़ते हैं, पास को कभी हम, ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि हम पास की पंक्तियों को नहीं पढ़ रहे होते या उनके पोस्टर्स नहीं बना रहे होते। तो इस तरह से पास हमारे जीवन में भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र भाई फिर से, और प्रोफेसर चमनलाल जी और विनीत तिवारी भैया, इन तमाम बातचीत के लिए। आज का ये कार्यक्रम पास को समर्पित है। पास को इनकलाबी सलाम के साथ हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों। बिल्कुल सही वक्त पर ये निर्णय लिया, और जैसा चमनलाल जी ने कहा कि लगभग ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्वरूप लिया इसने, और ये यहाँ से हमें पाश के ऊपर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, और सभी संगठनों के साथ में मिलकर के सोचनी चाहिए। और ये कविताएं हमें हर दौर में अंधेरे से लड़ने में मददगार रहेंगी, ये निश्चित है। तो इसलिए हमें इन कविताओं को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया जी, बहुत सही। अच्छी, जो इसी साथ ही में कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप सभी तमाम साथियों को जो फेसबुक में और दूसरे माध्यमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, तमाम साथियों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।